मुझे ये बताइए आपने प्रोमो में ये लाइन भी डाली कि द बोल्डेस्ट फिल्म एवर। जी। ऐसा क्या आपने दिखाया है जो पहले कभी भारतीयों ने नहीं देखा होगा सिनेमा और इतना बोल्ड? इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल इज गोना हॉन्ट यू। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बंगाल इज बिकमिंग अनदर कश्मीर, कि अब या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिन्ना ने ऐलान किया कि हम इसको हिंसा से लेंगे, हम इतने हिंदू मारेंगे कि डर के मारे ये हार जाएंगे और हमें दे देंगे। तो अब इस फिल्म में लोगों को ये बता रहे हैं कि गांधी जी एक हारे हुए नेता थे। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, पता चलेगा लोगों को उसे देख के। और बिल्कुल गांधी जी हारे ही है, तभी तो वो सिनिकल होने लगे थे बुढ़ापे में। गांधी जी ने हिंदू महिलाओं से अपील की कि इस वक्त तुम्हें साहस से काम लेना है, और असली साहस है कि तुम खुदकुशी करो, और ये तुम अपनी जीभ काट के या अपनी सांस रोक के कर सकते हो। गांधी जी का स्टेटमेंट मेरी फिल्म में जब जब आता है ऐसी आवाज आती है, देखिए, ओह नो। मटन मार्केट है, वहाँ पे मटन में वो बकरे लटके रहते हैं। कह लेंगे उस सुबह वहाँ पे नग्न हिंदू लड़कियाँ लटकी हुई थी, मृत बकरों की जगह खूंटों में औरतें लटकी। बंगाल। कलकत्ता में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग का नाम वेस्टर्न लोगों ने दिया, तो उसने बोला अब भारत कभी भी इस कम्युनल पॉलिटिक्स से निदान नहीं पा पाए। ये गांधी का सबसे बड़ा गुनाह है, जिन्ना ने कहा। और इसका नतीजा आज नहीं, भारत को बहुत लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा। कई लोग ये माहौल बनाते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान होने लगा। इस देश में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं। बीजेपी के आने के बाद उस प्रॉब्लम को खुल के एड्रेस करना लोगों ने चालू किया। बंगाल में शूट क्यों नहीं करने दिया? हमारा ट्रेलर भी नहीं लॉन्च करने दिया गया। नहीं, ट्रेलर में तो चलिए दिख गया कि क्या है, नहीं है, उनको पसंद नहीं आया। नहीं, बस नहीं, परमिशन नहीं मिली, नहीं, नहीं बस कि अब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की नेक्स्ट थ्रेट जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से आई, जैसे कश्मीर में आई थी। और जो कश्मीर में हुआ था, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आज से 10, 15, 20 साल बाद वही स्थिति उत्पन्न होगी जो कश्मीर में। आपने कहा कि फिल्म में हमने दिखाया कि आज़ादी के पहले बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ वही आज भी बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है और बंगाल आज़ाद नहीं हुआ। अब अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करके बताएं कि उस वक्त जो था और अभी जो था वो कैसे मैच हो रहा है। ओके। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि हम उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, बृहद तौर पर समझ पाएं। और आज टॉप एंगल में एक ऐसी फिल्म की बात जिसके लिए कहा जा रहा है कि बोल्डेस्ट फिल्म एवर। लेकिन क्या इस देश में बहुत सारे लोग उस बोल्ड सच को सुनने के लिए तैयार हैं? हिंदुओं के साथ आज़ादी के पहले जो हुआ, क्या वो हिंदुओं के साथ आज भी हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं बंगाल फाइल्स की। जो फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद तो आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिन्हें जागना बचा है। क्या बंगाल फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है? क्या बंगाल फाइल्स जो है वो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के लिए खतरा पैदा कर देगी? बंगाल चुनाव पर असर डाल देगी? बंगाल में उसका विरोध होगा? क्या कुछ चल रहा है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सुशांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, बहुत जगह आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है, या किया जा रहा है तो आपकी चीज़ें ढंग से नहीं हो पा रही, स्पेशली बंगाल में। बड़ा तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, नहीं है? बड़े अफसोस की बात है कि जिस फिल्म का ही नाम द बंगाल फाइल्स है, और जो बंगाल की जो दुख की, पीड़ा की जो कहानी है, जो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में हिंदू जेनोसाइड की है, और अभी जो हो रहा है जो उसकी कहानी है, वही बंगाल में नहीं दिखाई जा सकती। पहले तो शूटिंग नहीं कर पाए वहाँ पे, और अब उसे हम, आपको पता होगा ना, ट्रेलर दिखाने जब गए थे तो कितना दंगा देखा था फसाद हो मैंने। गया। अब किसी तरह से जान बचा के निकले हम लोग। और अब अभी आपके यहाँ आया हूँ तो खबर ये मिल रही है कि वहाँ के थिएटर्स फिल्म को चलाने से मना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख होता है ये सोच के। इसीलिए ये फिल्म इतनी ज़रूरी है। जो फिल्म की थ्योरी है, जो फिल्म कहती है, वही प्रूव कर दिया वहाँ की शासन ने और सरकार ने। मैं इस पे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए, पहले आपने बनाई कश्मीर फाइल्स, जी। फिर इस फिल्म का नाम रखा है दिल्ली फाइल्स, फिर आपने इसको किया बंगाल फाइल्स। ये आपका फाइल्स से इतना लगाव क्यों है? आप सरकारी कर्मचारी बनना चाहते थे? नहीं, ये सरकारी कर्मचारियों के बारे में फिल्म है। ये एक्चुअली 2012 में मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक ट्रिलॉजी बनाऊंगा। ओके। ट्रिलॉजी होता है एक सीरीज ऑफ 3 फिल्मों की, जिनमें सूत्र एक ही होता है, जिसका धागा एक ही होता है, थीम एक ही होती है, और 3 अलग-अलग तरह से उसको व्यक्त करते हैं। और ये विश्व में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिनने ये काम किया है। एक्चुअली भारत में सिनेमा को कभी एक
कला की तरह देखा नहीं गया, इसलिए कोई जानता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। लेकिन ये एक बहुत हायर लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग है। भारत में सत्यजीत रे साहब ने बनाई है अप्पू ट्रिलॉजी, और मणि रत्नम साहब ने रोज़ा, बॉम्बे एंड दिल से, ये 3 फिल्मों की बनाई थी। पता नहीं अनाउंस करके बनाई थी कि एक के बाद एक फिर सोचा बना लेंगे, पर मैंने 2012 में अनाउंस किया था कि मैं ट्रिलॉजी बनाऊँगा। एक सरकारी दफ्तर में बैठा था, कुछ इनकम टैक्स का था तो उस ज़माने में, तो फाइलों की यही फ़ाइल कहाँ है, वो फ़ाइल कहाँ, तो मैं बैठा था ऐसे ही वहाँ, तो चिढ़ रहा था, बहुत गुस्से में था। तो इंडिया में देखिए 2-3 तरह से काम निकलते हैं आपके सरकारी दफ्तरों में, या तो जुगाड़ से निकलते हैं, या बिल्कुल झुक के मालिक मालिक करके निकलते हैं, या फिर गुस्से से निकलते हैं। मैं गुस्से में था। तो जो अफ़सर थे उनके पीछे ऐसे ये भारत के 3 शेर लगे हुए थे हमारे एम्बलम के। तो मैंने कहा ये 3 शेर हैं क्या? और क्यों हमने इसको अपना एम्बलम बनाया? कुछ और भी तो बना सकते थे। फिर मैंने कहा चलो, हो सकता है ये सोचा हो लोगों ने कि ये शेर जो हैं 3 रक्षक हैं। तो मैंने क्या रक्षा कर रहे हैं? तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स क्या हैं? डेमोक्रेसी का सबसे पहला पिलर है ट्रूथ, सत्य। कि सत्य के बिना डेमोक्रेसी का मतलब नहीं, डिक्टेटरशिप में होता नहीं है सत्य। दूसरा है जस्टिस, जब तक सत्य नहीं पता चलेगा तब तक न्याय नहीं हो सकता। और तीसरा है सत्य और न्याय क्यों चाहिए? ताकि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, उसकी वैल्यू हो, डिग्निटी हो, और आपको राइट टू लाइफ मिले। यही फ़र्क है। तो जब आप गुलाम होते हैं किसी के, तानाशाह के या किसी बादशाह के, तो उसमें आपके राइट्स नहीं होते हैं कोई। तो आपकी राइट टू लाइफ नहीं होता। आपको जब चाहे उठा के फांसी पे लटका दें, जब चाहे कोड़े मार दें, जब चाहे आपको गुलाम बना लें, जब चाहे आपकी बहू बेटियों को उठा ले जाएँ। इसीलिए डेमोक्रेसी को इतना माना जाता है। तो मैंने कहा कि मैं 3 फ़िल्में बनाऊँगा डेमोक्रेसी पे स्टेटमेंट के लिए। पहली होगी राइट टू ट्रूथ, दूसरी राइट टू लाइफ, राइट टू जस्टिस, और तीसरी राइट टू लाइफ। तो पहली बनाई द ताशकंद फाइल्स, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया कि अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु का भी सत्य नहीं पता है, तो आम आदमी का सत्य कैसे पता चलेगा। दूसरी हमने बनाई राइट टू जस्टिस, कि अगर 35 साल से कश्मीरी हिंदुओं को अभी तक जस्टिस नहीं मिली है, जो उनका राष्ट्र है और उनकी ज़मीन है पुश्तैनी, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए तो जाए कहाँ। और ये जो तीसरी है, ये राइट टू लाइफ के बारे में। और इसमें इसलिए फोकस किया है बंगाल के ऊपर, क्योंकि सबसे अधिक अगर कहीं पे इंसान के राइट टू लाइफ को ऑप्रेस किया गया, वो है बंगाल। जो अभी वाला बंगाल या पहले? दोनों 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 बंगाल को कभी मुक्ति नहीं मिली। भारत में और स्टेट्स में मुक्ति मिल गई, लेकिन बंगाल को जिस कम्युनल पॉलिटिक्स, देखिए डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली जेनोसाइड इसलिए हुआ था ताकि हिंदुओं को ख़त्म करके उनकी पॉपुलेशन कम की जाए, डेमोग्राफी, और मुस्लिम्स की बढ़ जाए ताकि वो पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन वो जिस तरीके से, जिस राजनीति, अपन आगे बात करेंगे, पर जिस राजनीति के कारण तब हुआ था, वही खतरनाक राजनीति आज के बंगाल में भी है। और जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये दोनों चैप्टर्स को कंपेयर करती है कि भाई जब जिस कारण भारत का पार्टीशन हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं वो हालात अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि कश्मीर में तो मौजूद थे, इसलिए कश्मीर का ये हाल हो गया आज। तभी हमारी फिल्म की लाइन है कि इफ़ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल इज़ गोइंग टू हॉन्ट यू। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बंगाल इज़ बिकमिंग अनदर कश्मीर, जो उसकी सत्य है पूरी तरह से। मुझे ये बताइए, आपने प्रोमो में ये लाइन भी डाली कि द बोल्डेस्ट फिल्म एवर। जी, ऐसा क्या आपने दिखाया है जो पहले कभी भारतीयों ने नहीं देखा होगा सिनेमा में और इतना बोल्ड है? देखिए, अच्छा ठीक है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्या है, वेस्ट में हमेशा ये माना गया है, एक कम्युनिस्ट थिंकिंग भी है, लेफ्टिस्ट थिंकिंग है, कि जो मेजॉरिटी में होता है वो ऑप्रेसर होता है, और जो माइनॉरिटी में होता है वो ऑप्रेस्ड होता है। इसमें इसको मान के चलते हैं लोग। इसमें तो इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि वेस्ट हमेशा कहता रहा कि जो हिंदू हैं वो मुस्लिम को ऑप्रेस कर रहे हैं इस देश में, और उन्हें मार्जिनलाइज कर रहे हैं। कश्मीर को भी लेके किसी ने समझने की ही नहीं कोशिश की। उन्होंने कहा कि अच्छा ये हिंदू राष्ट्र है तो ज़रूर कश्मीर में मुस्लिमों का प्रॉब्लम है, इसलिए कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। ये मुहिम चल रही, अभी तक चलती थी। हमारी फिल्म की बात चेंज हुई है एक्चुअली ये मुहिम। तो इंडिया में, वर्ल्ड में कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो हिंदुओं का हुआ है। कारण ये है, अच्छा चलिए उसके पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड, परसिक्यूटेड, एनस्लेव्ड, मतलब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे अधिक गुलामी करने वाली कौन सी सोसाइटी है सबसे लंबे वक्त तक कंटिन्यूअसली? देखिए, इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन बताइए। मुझे लगता है कि एक तो जूस ने, बेचारों ने बड़ा सहा है, सब कुछ है। कितने साल? एग्जैक्ट साल तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कुछ हाँ, डिकेड्स, हाँ, फ्यू सही डिकेड्स, बात, या राइट, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 राइट, के बीच में। राइट। दूसरा अगर आप कहेंगे तो हिंदुओं के लिए आप कह सकते हैं।
दूसरा नहीं, वही पहला है, वही दूसरा है, वही तीसरा है। आप रिसर्च करिए उसके बारे में तो आपको पता चलेगा विश्व में और कोई ऐसी सोसाइटी, ब्लैक्स ने किया है गुलामी, स्लेवरी, कितना बुरे हाल में उनको रखा है, पर विश्व में कोई और ऐसी सोसाइटी नहीं है, अगर आप पूरे मानवता का इतिहास निकालें, ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इतने लंबे वक्त तक जो परसिक्यूट हुई है वो है हिंदू सोसाइटी। 1200 साल का परसिक्यूशन है हमारा, एग्जैक्टली 1200 साल का, 1100 से 1200 साल के बीच में। पहले इस्लामिक फोर्सेस ने हमको परसिक्यूट किया, वो माइनॉरिटी थी, इतने से लोग आए थे तुर्की से और सब जगह से, इतने से, और पूरे भारत को उन्होंने राइट टू लाइफ छीन लिया, राइट टू ट्रूथ छीन लिया, राइट टू जस्टिस छीन लिया। जब चाहे किसी को उठा लिया, किसी की बहू बेटी उठा ले गए, किसी का घर जला दिया, किसी को कोड़े मार दिए, जजिया लगा दिया, टैक्स लगा दिया, राइट। मुस्लिम्स ने तो, माइनॉरिटी ने हमको रूल किया है, हमको प्रताड़ित किया, परसिक्यूट किया, जैसे वाइट्स ने ब्लैक्स को किया है, जैसे नाजीज ने ज्यूज को किया, वो ठीक उसी तरह से हमारे साथ हुआ। उसके बाद फिर 200 साल क्रिश्चियन लोगों ने किया है, आए तो तब, आज लगता है ब्रिटिश हम बोलते हैं, ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ब्रिटिश कर दिया, पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वही निकली थी विश्व पे राज करने के लिए, और जिस जिस देश को उन्होंने कॉलोनाइज किया वो सारे के सारे राष्ट्र क्रिश्चियन हो गए सिवाय भारत के। तो 1200, और जब ये आए थे क्रिश्चियन रूलर्स, तो ब्रिटिश जो हैं उनने पूरे बंगाल में लिख रखा था, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उसमें भी इंडियंस का दर्जा नीचे था, डॉग्स का ऊपर था। तो 1200 साल का परसिक्यूशन है, प्रताड़ना और गुलामी की हमारा इतिहास है, करेक्ट। प्रॉब्लम यह है कि कोई जानता नहीं इस बात को, क्योंकि ये बात कभी हमें बताई नहीं गई, इस नज़रिए से हमने चीज़ों को देखा ही नहीं कभी। जैसे ही आपको लगता है कि एक बहुत प्रताड़ित कम्युनिटी है, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, आप लोगों को अलग नज़र से देखने लगते हैं। इसलिए ये फिल्म बनाना इतना ज़रूरी था। तो वो विषय जो टैबू विषय है, जिस पर कोई बात नहीं करता, पॉलिटिशियंस भी नहीं करते, आपने किसी पॉलिटिशियन के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि 1200 साल हम प्रताड़ित थे, लेकिन जो फैक्ट है, इससे बड़ा कोई फैक्ट नहीं है। दूसरा एक और विषय जिस पे कोई बात नहीं करता है इस देश में, वो ये है, हम हमेशा गांधी जी और नेहरू जी की बात करते हैं, महान व्यक्ति थे, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, दे वर ग्रेट पीपल। नेहरू जी ग्रेट राइटर, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट थिंकर, वो उनका व्यक्तित्व था। गांधी जी एक महान समाज सेवक, उनने देश को जोड़ा, साथ लेके आए, नमक आंदोलन, बहुत अच्छी चीज़ें। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने एक वॉर का ऐलान किया, वॉर क्या होता है, युद्ध क्या होता है, आपका एक ज़मीन है, आपके रिसोर्सेज हैं, युद्ध तभी होता है जब लैंड और रिसोर्सेज को छीनने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, नहीं तो अभी हमने किया था बलूचिस्तान को छीनने की बात थी, हमने उधर बांग्लादेश पे किया, चाइना ने हम पे अटैक किया, हमारा एरिया छीन लिया। लैंड और रिसोर्सेज के लिए मानवता के इतिहास में सिर्फ युद्ध होते आए और कोई कारण नहीं होता है। उसने बोला हम विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता का इतना बड़ा हिस्सा छीन लेंगे, या हम लेंगे इसको। वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो कन्वर्ट लोग होते हैं उन्होंने जहां पैदा हुए हैं उसी जमीन में एक दूसरे राष्ट्र की मांग की, विश्व के इतिहास में सिवाय पाकिस्तान के और कोई एग्जाम्पल नहीं। तो उसने कहा कि हम ये कैसे लेंगे, उसने कहा हम, मेरी स्ट्रैटेजी है, खुल के बोला कि अब या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। मुस्लिम लीग जिन्ना ने ऐलान किया, मतलब कि हम इसको हिंसा से लेंगे, हम इतने हिंदू मारेंगे कि डर के मारे ये हार जाएंगे और हमें दे देंगे। गांधी जी और नेहरू जी से ज़्यादा गांधी जी, उनने कहा कि नहीं, हमारी स्ट्रेटजी है, हम इस युद्ध में हम हारेंगे नहीं, हम भारत की अखंडता को मिटने नहीं देंगे, और हमारी स्ट्रेटजी है कि हम हिंदू और मुस्लिम चूंकि भाई भाई हैं, इसलिए हम उनकी यूनिटी से इसको जीतेंगे, उनको एक कर देंगे। जिन्ना क्या कर लेगा, पर जीता कौन उस युद्ध में, बताइए कौन जीता? पाकिस्तान तो बन ही गया, वो जीत गया। 2 ऑब्जेक्टिव थे, उसने कहा मैं ये ले लूंगा, आपने बोला नहीं लेने देंगे, वो लेके चला गया। तो हारा कौन, हम हारे। और उस वक्त हमें लीड करने वाले नेता कौन थे, गांधी जी, नेहरू जी। तो हारे हुए नेता कौन है, विफल नेता कौन है, असफल नेता कौन है, युद्ध वॉर सिचुएशन में कौन है असफल नेता? भाई वर्ल्ड वॉर में हिटलर हार गया ना अल्टीमेटली, तो वो हारा हुआ नेता हो गया, और चर्चिल उस वक्त इंग्लैंड में थे तो वो जीते हुए नेता हो गए। सीधा सा एक इक्वेशन है उसमें। तो आप इस फिल्म में लोगों को ये बता रहे हैं कि गांधी जी एक हारे हुए नेता थे? नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, पता चलेगा लोगों को उसे देख के। और बिल्कुल गांधी जी हारे ही है, तभी तो वो सिनिकल होने लगे थे बुढ़ापे में। गांधी जी फेल्ड, उनने खुद एडमिट किया हुआ है। तो सवाल ये है कि ये 2 जो पहलू हैं, कि भारत में सिर्फ हिंदू जेनोसाइड होते आए हैं, मुस्लिम जेनोसाइड का एक भी किस्सा नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। लोग गुजरात की बात करने लगेंगे आपका पॉडकास्ट देके, वो रिटेलिएशन था, वो गोधरा का रिटेलिएशन था। सरदारों के साथ जो हुआ बंगाल में, दिल्ली में,
वो पंजाब में जो टेररिज्म में हिंदू मारे गए थे और भागे थे वहां से 30-40 हज़ार लोग, उसका रिटेलिएशन था। ये रिटेलिएशंस है। लेकिन जेनोसाइड ये होता है कि एक कोई बोले कि इस पूरी की पूरी कौम को खत्म कर दो, इनके सारे धार्मिक स्थल, इनकी किताबें, इनका संगीत और लोग सबको खत्म कर दो। वो होता है जेनोसाइड, जो मोपला में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो डायरेक्ट एक्शन डे में। तो ये एक पहलू है जिस पे कोई बात नहीं करता, तो हम कर रहे हैं, इसलिए ये बोल्डेस्ट फिल्म है। किसी फिल्म ने आज तक ये विषय नहीं उठाया। आपने कश्मीर में जो हुआ था हिंदुओं के साथ वो दिखाया, अब आप बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो दिखा रहे हैं। तो दोनों में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसमें क्या डिफरेंस है कि आपको लगा कि इसको अगर हम बोल्डली नहीं बताएंगे तो न्याय नहीं करेंगे? कश्मीर और बंगाल डिफरेंस क्या है हिंदुओं के साथ जो हुआ? ओके, उसमें डिफरेंस ये है कि कश्मीर में जो है टेररिस्ट लोग थे जो कहीं से भी आए और आपको मारा और गोलियां चलाई, और उसके बाद पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वहाँ की लोकल उसमें शामिल हो गई, और उसमें 5 लाख कश्मीरी पंडित, लगभग 5 से 7 लाख बोलते हैं, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं क्या है, तो वो लोग जो थे वहाँ से छोड़ के सब भागे और हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए। उसमें कईयों के साथ रेप हुआ, सब कुछ हुआ। वो एक जेनोसाइड था अनडाउट। जो यूएन के 10 पॉइंट्स हैं जेनोसाइड के, उसमें सारे के सारे आते हैं। घरों में मार्क लगा लगा के किया गया और आज भी वो जस्टिस ढूंढ रहे हैं। बंगाल में जो हुआ था वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, एनहाइलेशन ऑफ हिंदूज, मतलब इनको ख़त्म ही कर दो सारा का सारा। तो हुआ, सिलसिला ऐसा हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया, और सुहरावर्दी जो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था बंगाल का, उसने 2 दिन के लिए गवर्नर से मिलकर छुट्टी दे दी। और ये पूरी तरह धार्मिक रीज़न से हुआ था, क्योंकि उसने अनाउंस किया, शहीद मीनार पे खड़े होकर 1 लाख लोग आए थे वहाँ पे, अनाउंस किया उसने कि आज जो 16 अगस्त है ये रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान चल रही थी, और इसी दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जबकि 313 मुस्लिम लोगों ने बुत परस्त लोगों को हराया था और काबा पे फतह की थी। तो आज ये, उसने कहा ये जंगे रसूल है, और जितने हिंदू हैं इतना इनका खून बहाओ, इतना खून बहाओ कि एक तो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो जाए, डेमोग्राफी, और दूसरा वो घुटने टेक दें। और लगभग यही हुआ। लेकिन वहाँ पे एक कुछ लोग थे जिनमें से एक अग्रणी जो हैं वो गोपाल मुखर्जी, जिनको पाठा भी बोलते हैं, पाठा मतलब बकरे को बोलते हैं, उनकी मीट शॉप थी इसलिए गोपाल मुखर्जी पाठा। उन्होंने हिंदुओं को संगठित किया। उन्होंने बोला कि जो मारवाड़ी हैं वो चंदा दें, जिनके यादव के पास लाठी है लाठी लाएं, जिसको बंदूक चलाने थी बंदूक लाए, जो बम बना सकता है बनाए, जो जिस चीज़ में योग्य है वो काम करे। और बंदूक तो गोली वोली कहाँ से लाएंगे, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो ब्लैक सोल्जर्स थे जो वहाँ पे रुके हुए थे उस वक्त, वो लोग, एक पागलपन शराब आती थी, उसके बदले में वो कारतूस वगैरह देते थे, तो उस वो काम करो। तो जो शराब बनाता है कंट्री लेकर, उससे कहा तुम ये दो। तो इस तरह से संगठित किया। और 16-17 के बाद 18 को ये लोग उठे, और फिर जब इनने रिटेलिएट किया तो उसके बाद इतना इनने भी काटा मारा कि उसके बाद सुहरावर्दी ने घुटने टेक दिए। उसका नाम बुचर ऑफ बंगाल है। सुहरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल अमृत बाजार पत्रिका ने छापा था। फिर गांधी जी आए। गांधी जी ने बोला कि आप जितने हिंदू हैं जब तक सरेंडर नहीं करेंगे अपने आर्म्स, अपने हथियार नहीं सरेंडर करेंगे, मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, मर जाऊंगा। और ये हालत भी हो गई थी कि वो मर जाएंगे। गांधी जो फिल्म है जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, कांग्रेस ने उसको बनवाया था, उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था मेरे ख्याल से, उसमें इसको वाइट वॉश किया गया, इस चैप्टर को, और उल्टा दिखाया गया कि जैसे गांधी जी के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो गया और सुहरावर्दी से उनकी दोस्ती थी और सुहरावर्दी को ऊपर उठाया गया। तो वो फिल्म भी हिंदू मुस्लिम एकता पे बनी थी, क्योंकि अपीस करते थे। गोपाल मुखर्जी ने अपने हथियार देने से मना कर दिया। उसने कहा अगर मैंने एक कील का भी इस्तेमाल अपनी माँ बहनों की इज्जत और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया है तो मैं वो भी समर्पित नहीं करूँगा। उसने मना कर दिया। गांधी जी ने हिंदू महिलाओं से अपील की कि इस वक्त तुम्हें साहस से काम लेना है, और असली साहस है कि तुम खुदकुशी कर लो, और ये तुम अपनी जीभ काट के या अपनी सांस रोक के कर सकती हो। गांधी जी का स्टेटमेंट है। मेरी फिल्म में जब जब आता है, 12 अमेरिका में 12 जगह हमने स्क्रीनिंग की, जहाँ जहाँ आता है ऐसी आवाज़ आती है, देखिए, ओह नो। और चाहे ये गोरे लोग हों, चाहे ब्लैक लोग हों, चाहे स्पेनिश लोग हों, चाहे ज्यूज हैं, इन सब ने मेरी फिल्म देखी है। एवरीबडी रिएक्ट्स टू दैट लाइक दिस। तो भारत का ये जो इतिहास है ये किसी ने बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सत्य लोगों के सामने लाना आवश्यक है। और बंगाल का जो सत्य है, ये जो कश्मीर का, ये दर्द भरा है, बहुत दर्द भरा है, इसमें दुख है, पीड़ा है। पर इसमें दुख और पीड़ा के साथ एक
आपको रातों रात सोने नहीं देगा। इसलिए नहीं सोने देगा क्योंकि जिस क्रूरता के साथ लोगों को मारा गया है, एग्जाम्पल बना बना के, मैं बताऊंगा नहीं, आप फिल्म देखिए तो दिल दहल जाता है, रातों की नींद खराब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कश्मीर में भी जो चीज़ नहीं हुई थी वो ये है कि सब है मेरे पास यहाँ सारे, वो आईजी हैं मजूमदार साहब, उन्होंने ये किस्सा सुनाया, 101 साल के हैं, उनका वीडियो टेस्टिमोनियल हमने लिया था, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तो 17 साल के थे। तो कह लगे जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था राजा बाज़ार की तरफ, तो जो मटन मार्केट है जहाँ पे मटन में वो बकरे लटके रहते हैं, कह लगे उस सुबह वहाँ पे नग्न हिंदू लड़कियाँ लटकी हुई थी, मृत बकरों की जगह खूंटों में औरतें लटकी। बंगाल में? हाँ, कलकत्ता में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग का नाम वेस्टर्न लोगों ने दिया, उनने नाम ही रखा उसका ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, क्योंकि विश्व के इतिहास में ऐसा तांडव हिंसा का कभी हुआ नहीं था। तो इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग है सुशांत जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कहानी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जब तक ये पीड़ा बाहर नहीं आएगी, जब तक ये दर्द निकल के बाहर नहीं आएगा, जब तक ये सत्य लोग नहीं जानेंगे, तब तक ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है वो निकल के बाहर नहीं आएगा। और ये आवाज़ देना आवश्यक है फिल्म के मार्फत। कई लोग कहते हैं आप ये चीज़ें आज बता रहे हैं, इससे हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा हो जाएगी। ये बड़ी मूर्खता भरी बात है जो लोग कहते हैं, ये आप तो डेफिनेटली नहीं कह सकते ये, पर जो लोग कहते हैं वो या तो बहुत विशस लोग हैं, मतलब जो इंसानियत के अगेंस्ट हैं, या महामूर्ख टाइप के लोग हैं। सारी दुनिया, भाई आपको बहुत दिन से दर्द हो रहा है बदन में, शरीर के अंदर कहीं जगह में, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये थोड़ी कहता है कि यार इतना पुराना दर्द है, कोई इलाज करा रहे हो इसका। या आप, कोई लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या कहता है कि दिल खोल के अपना दर्द बताओ। बचपन तक जाते हैं, आपके पुनर्जन्म में चले जाते हैं, आपके रिग्रेशन टेक्निक्स में, लेकिन बचपन की कहानी तो साइकेट्रिस्ट सबसे पहले पूछता है। यानी अगर किसी लड़की को समझिए, जब वो कॉलेज स्कूल में जाती है, छोटी है, 13, 14, 15 साल की, अगर उसके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, लोकल ट्रेन में चलते, बस में चलते या कॉलेज में, तो अगर जब वो बड़ी हो जाती है 35-40 साल की, और तब अगर उसको व्यक्त करती है, तो उससे ये बोलेंगे कि नहीं ये बताओ नहीं तुम क्या पुराने गड़े मुर्दे हो, क्यों काटती हो। बोला जाता है कई घरों में, नहीं मत बताओ। प्रॉब्लम ये है कि इस बात को बोलने की लगातार कोशिश की गई है, लेकिन उसको सबने दबा दिया कि नहीं मत बोलो मत बोलो मत बोलो। होलोकॉस्ट की जो फिल्म है वो तो कितने साल बाद आई, होलोकॉस्ट होने के। वर्ल्ड वॉर की फिल्में तो अभी भी आती रहती हैं, हर बार ऑस्कर में एक आध फिल्म को मिलता है जहाँ पे दिखाया जाता है नाजीज ने क्या क्या किया है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फेंके थे, एटम बम, अमेरिका ने, उसकी फिल्म तो अमेरिका ने ही बनाई है अभी थोड़े दिन पहले, ओपेनहाइमर। सारी रुवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी भी। जो पढ़ी लिखी सुसंस्कृत सभ्य सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे लोग इवॉल्व होते हैं, वहाँ कोई भी पॉलिटिशियन कभी इस बात का विद्रोह नहीं करता, बल्कि लोग कहते हैं ये फिल्में बताना ज़रूरी है। नहीं, और मुझे तो कई बार लगता है अगर सच इतना विभत्स है कि आपको लगता है उसको बताना नहीं चाहिए, तो वो सच जो है वो मुझे लगता है और बताना चाहिए, और लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो उसको कैसे लेते हैं। आपको छुपाना क्यों पड़ रहा है? सीधी सी बात है। क्या आपने हिस्ट्री में गांधी जी की हत्या हुई, इसको हटा दिया क्या? या सिख विरोधी दंगे हुए, इसको हटा दिया क्या? नहीं हटाया ना। सही बात। आप बताते हैं ना लोगों को कि भाई सिख विरोधी दंगा हुआ था, जलते टायर उनके गले में डाल दिए गए थे, ऐसा हुआ वैसा। मैंने आंखों से देखा, मैं दिल्ली में ही था। क्यों 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 वो बताते हैं? फिर मत बताइए, कुछ भी गलत नहीं बताइए, कुछ भी मत बताइए, कुछ भी मत बताइए। आप क्यों ये कहते हैं कि भाई मुगलों का सब अच्छा जानो, कुछ जो उन्होंने अत्याचार किए उसके बारे में ढंग से मत बताओ। और आपके बॉलीवुड का बड़ा योगदान है इसमें मुगलों को महान बताने में। जोधा अकबर, भाई अकबर को ऐसा बता दिया जैसे अकबर ना होता तो भारत बचता तो जोधा अकबर बनी तब किसी ने नहीं कहा कि गड़े मुर्दे क्यों काट रहे हो। हाँ, सही बात है। और दूसरी बात यह है कि भारत हिंदुओं का एकमात्र देश है, भारत, और तो कहीं आप नहीं जाके हिंदू यानी हिंदू राष्ट्र तो कोई नहीं है। सवाल ये उठता है सुशांत कि भारत में अगर मुस्लिम हिस्ट्री दिखाई जा सकती है फिल्मों के मार्फत, जोधा अकबर क्या थी, मुस्लिम हिस्ट्री है, कितनी बनी है, तमाम बनी है, लाइन लगी हुई है फिल्मों की, वो बताया जा सकता है। विश्व में ज्यू हिस्ट्री बताई जा सकती है, क्रिश्चियन हिस्ट्री बताई जा सकती है, तो हिंदू हिस्ट्री क्यों नहीं बताई जा सकती? नहीं, और अगर मुझे लगता है कि अगर ये हिस्ट्री बताई भी जा रही है, जो हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ फैक्चुअली गलत है, वो तो फिल्म में आपने जो दिखाया उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी कि फैक्ट्स के साथ इधर उधर हुआ है नहीं हुआ है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं फैक्चुअली, अगर वो बताया जा रहा है तो मुसलमानों को भी देखना चाहिए, उनको भी पता चले कि उस जमाने में क्या हुआ, और अगर उनको लगता है कि ये गलत हुआ तो उससे सीखना चाहिए। इसमें गलत फिल्म कोई मुसलमानों के अगेंस्ट थोड़ी, हिंदू हिस्ट्री दिखाने का मतलब ये थोड़ी कि हम मुस्लिमों के अगेंस्ट हैं, राइट?
अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला या बड़े अच्छे नंबर लाया एग्जाम में, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपके बच्चे की बुराई कर रहा हूँ मैं, राइट? नहीं, अगर मुसलमान या इस देश का इतना बड़ा हिंदू आबादी शाहरुख खान, आमिर खान को हीरो मान सकती है, मोहम्मद शमी के लिए चिल्ला सकती है कि मोहम्मद शमी 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 के नारे स्टेडियम में लग सकते हैं, अब्दुल कलाम जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो अगर मुसलमान इन हीरो को लेके चल सकता है तो विलन कौन है उसको भी समझना चाहिए ना। बिल्कुल, और यही इस फिल्म में बोल्डेस्ट फिल्म एवर इसलिए कहता हूँ कि इसमें विलन कौन है, शत्रुबोध क्या है, और कौन असली हीरो थे। लोग कई बार कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी फ्रीडम की, आज़ादी की। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। आज़ाद हिंद फौज तो कांग्रेस के साथ नहीं थी, हिंदू महासभा तो कांग्रेस के साथ नहीं थी, तो उन्होंने नहीं लड़ी क्या? मैं तो अपनी फिल्म में दिखाया, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे नोआखली में। 2 दिन 2 रात तक अकेले लड़ते रहते मियाँ फौज से, जो कि गुलाम सरावर हुसैनी की थी, सबसे बड़ा जो विलेन है इस पूरे एपिसोड का। उन्होंने 400 हिंदुओं को बचाया। आखिर में वो कारतूस खत्म हो गए, लोग नारियल के पेड़ से चढ़ के कूद के उनको पकड़ लिया और उनकी गर्दन काटी और उनके 2 बेटियों को सेक्स स्लेव गिफ्ट में दे दिए गुलाम सरावर हुसैनी को, और 400 लोग जिनको उन्होंने शरण दी थी अपने घर में, उनको मार डाला। गोपाल मुखर्जी ने, पाठा ने सड़क पे खड़े होकर इतनी औरतों और बच्चों की जानें बचाई हैं। क्या ये इनका कोई योगदान नहीं है? अगर गोपाल मुखर्जी नहीं लड़े होते तो पूरा का पूरा कलकत्ता आज पाकिस्तान में होता, पर इनके नाम ही मिटा दिए गए। सुभाष चंद्र बोस को किनारे कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के वो लोग जिनने नेवल म्यूटिनी लाए, जिसके कारण अंग्रेज भारत छोड़ के भागे, उसके बारे में कभी आपको पढ़ाते हैं? अच्छा, लोग कहते हैं नहीं ऐसा हुआ नहीं नेवल म्यूटिनी। एटली ने खुद पार्लियामेंट में बोला है कि हम नेवल म्यूटिनी के कारण छोड़ के गए, क्योंकि मराठा रेजिमेंट के लोगों ने उनको ऑर्डर लेने से ही मना कर दिया था। आप कभी बम्बई आइए तो वहाँ चर्च गेट के आगे, सॉरी ये जहाँ पे नेवल बेस है, वहाँ पे नेवल म्यूटिनी का मेमोरियल बना हुआ है। मैं तो एक दिन अचानक ऐसे ही किसी आए थे बाहर से दोस्त, घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा ये क्या, चलते अंदर। तब मुझे खुद पहली बार नेवल म्यूटिनी के बारे में पता चला, मुझे पता ही नहीं था। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने कहा भारत इस कारण से ब्रिटिशर छोड़ के गए थे। एक और बात है, हम हमेशा बोलते हैं भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ। भारत का बंटवारा हुआ, ये सत्य है। आज़ाद नहीं हुआ भारत। इसी शर्त पे वो गए कि भारत का बंटवारा करें। भारत के 2 टुकड़े हुए, सबसे जो प्राचीन सिविलाइजेशन है उसको काट दिया गया, खंडित कर दिया गया उसको। हमें ये नहीं बताया जाता है, ये हमेशा छुपा दी जाती है। हाँ, पाकिस्तान बन गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आज़ादी मिल गई, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या बंगाल के लोगों को आज़ादी मिली? क्या बंगाल आज़ाद? एक चीज़ आप बताइए, आपने इतनी रिसर्च करके फिल्म बनाई, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, देख रहे थे, आपको कभी ये लगा कि वाकई गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगना चाहिए, या वो महात्मा गांधी थे? देखिए, महात्मा जिसकी जो श्रद्धा है किसी के नाम के आगे लगाए, मुझे उससे मतलब नहीं। महात्मा लगे ना लगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। गांधी जी वाकई में एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये दुनिया में अगर कोई बोलता है कि नहीं, कुछ भी उनमें गुण ही नहीं थे, तो वो भी गलत है। लेकिन एक नेता के रूप में गांधी जी बिल्कुल विफल नेता थे। इसलिए गांधी जी को ऐसा लगा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता करके जीत सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो गांधी जी से हो गई वो सन 1921 में हुई, जब लोकमान्य तिलक का निधन हुआ। उसके बाद गांधी जी सबसे उभरते हुए नेता हो गए। गांधी जी ने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो उन्होंने कैलीकट में, 1921 की बात है, मेरे ख्याल से अगस्त या अक्टूबर के बीच की बात है, उन्होंने जाके वहाँ पे पहली बार ऐलान किया खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में। खिलाफत मूवमेंट कई लोग नहीं जानते भारत में, सबको लगता है खिलाफत का मतलब अंग्रेज़ों की खिलाफत, ऐसा नहीं है। ये तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में यहाँ के मुसलमान जो है वो नारेबाजी लगा रहे थे। गांधी जी को लगा कि हाँ ये उत्तेजित है, इनको अपने साथ मिला लेते हैं, पर गांधी जी समझ नहीं पाए कि क्या होगा। और जैसे ही उन्होंने बोला मैं खिलाफत को अपना समर्थन देता हूँ, आप स्वराज में जुड़िए, मैं आपको स्वराज दिलाऊंगा और उसके बदले में खिलाफत को करता हूँ, कैलीकट के मुस्लिम लोगों को लगा या उन्होंने बोला कि अरे ये तो मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मोपला का जेनोसाइड हुआ, आप जानते हैं उसके बारे में। दिसंबर के अधिवेशन में नागपुर में सबसे पहला मोहम्मद अली जिन्ना जो था, उसने गांधी जी को महात्मा कहने से मना कर दिया। ही सेड ही इज नॉट अ महात्मा, आई विल कॉल हिम मिस्टर गांधी। उन्हें स्टेज पे मारने आ गए लोग, पता है आपको, जिन्ना को। दे केम टू अटैक हिम। वहां से निकल के जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन किया और उसका स्टेटमेंट ये था,
उसने ये बोला कि गांधी हैज इंट्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब गांधी ने इंडियन राजनीति, भारतीय राजनीति में जहर बो दिया है। और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, आपके दर्शकों के लिए बेटर होगा। तो उसने बोला अब भारत कभी भी इस कम्युनल पॉलिटिक्स से निदान नहीं पा पाएगा। ये गांधी का सबसे बड़ा गुनाह है, ये जिन्ना ने कहा। और इसका नतीजा आज नहीं, भारत को बहुत लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मैं इस कम्युनल कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैं सेकुलर आदमी हूं। और भारत का क्या लेना देना है तुर्की के खलीफा से? तो उसका कोट अनकोट उसकी लाइन ये थी, बिकॉज गांधीज वे इज द रॉन्ग वे, माई वे इज द राइट वे, बिकॉज माइन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वे, एंड देयरफॉर आई रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। और वो कांग्रेस से रिजाइन करके भारत छोड़ के चला गया, इंग्लैंड। पर बाद में फिर खुद कम्युनल कारण से यहां लौट के, पर उस वक्त का जिन्ना अलग था, जो लौट के आया वो अलग जिन्ना था। तो उस वक्त का जो जिन्ना था वो तो हिंदुओं के लिए केस लड़ता था लगातार। उसने जो रेड फोर्ट में आईएनए के केस चले थे वो लड़े थे, कितने केसेस लड़े हैं उसने तो हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं को बचाने के लिए तरह तरह के किए। तो वो, लेकिन चूंकि कम्युनल पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हो गई भारत में, तो फिर आगे चल के उसने कहा मैं भी इसका लाभ उठाता हूं। और फिर वो उनको लगा कि गंगा बह ही रही है, मैं भी हाथ उसमें धो लेता हूं। नहीं, नहीं, जिन्ना को ये समझ में आ गया था कि गांधी का फॉर्मूला फेल हो गया है। एक जगह एक्चुअली हम जब रिसर्च किया है तो एक डिस्कशन में उसने बोला भी ये बात, हमने फिल्म में सब दिखाया, आप देखें अगर ट्रेलर में भी डायलॉग है। उसने तो गांधी जी को खुल के कन्फ्रंट किया था। उसने कहा था कि आप कैसी बात करते हैं, हम दोनों लोग हैं ही अलग, हम कैसे साथ में रहेंगे? तो गांधी जी ने बोला 1000 साल से तो हम साथ रहते आते हैं। तो जिन्ना ने कहा तो फिर हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके क्यों हैं, ये बताइए, मजबूरी में रहते हैं। तो लॉजिकली तो जीत गया था उनसे। पर मजे की बात है उसने एक जगह ये भी बोला, उसने बोला कि गांधी इज फेलिंग एंड दिस इज द राइट टाइम टू अटैक। मुंबई समाचार, ऐसा एक गुजराती का पेपर था, गुजरात समाचार या क्या, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बॉम्बे में जब गांधी जी जिन्ना के साथ 18 दिन रहे थे निगोशिएट करने के लिए एज द लास्ट रिजॉर्ट, और गांधी जी उसमें लॉजिकली हार गए। तो जब गांधी जी बाहर आए थे तो हेडलाइन ये छपी थी, एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति जिन्ना से हार मान के 18 दिन बाद आज बंबई से वापस लौट रहा है। तो इतना हीरोइज्म नहीं था जितना हम दिखाते हैं। और दूसरा, गांधी जी की बात तो कांग्रेस ने सुननी बंद कर दी थी। क्या आपको एक बात पता है सुशांत, भारत के पार्टीशन का जो डिसीजन है वो 8 लोगों ने दिल्ली में माउंटबेटन के साथ बैठ के एक छोटी सी मेज पे लिया था, गोल इतनी छोटी सी मेज थी। उसमें मेन जिन्ना और नेहरू थे, और पटेल साहब थे और कृपलानी साहब थे। ये डिसीजन लिया गया है, भारत के बंटवारे का साइन किया गया है, ये गांधी जी को अगले दिन बताया गया। वो नोआखली में थे उस वक्त, हिंदू जेनोसाइड में। गांधी जी को बताया नहीं कांग्रेस ने ये बात। तो गांधी जी का ऐसा रोल जो हम दिखाते हैं वो उसमें सत्य भी है, अर्ध सत्य है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ गलत है, अर्ध सत्य है। अगर कोई लॉजिकली एक विदेश का आदमी बैठ के बिना जाने हुए कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, अगर इसका अध्ययन करेगा तो वो सिर्फ यही बोलेगा, एक वॉर हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसमें गांधी जी के और नेहरू जी के नेतृत्व में हिंदू सेना हार गई, मुस्लिम सेना जीत गई। देखिए, आपकी फिल्म आएगी तो मुझे लगता है एक चीज़ और थोड़ी बेहतर होगी कि मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंदू खराब नहीं हो सकता, कोई मुसलमान अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग ये माहौल बनाते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान होने लगा। उसके पहले हिंदू मुसलमान जो है वो गले मिल के रहते थे, एक घर में कमरे शेयर करके रहते थे और कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन लोगों को कम से कम पता चले कि जब मोदी, बीजेपी कोई नहीं था तब भी हिंदू मुसलमान के बीच क्या हो रहा था और उस वक्त भी कैसे नरसंहार हो रहा है। अरे भाई, पार्टीशन इसलिए हुआ है, हिंदुओं का मैं तो जेनोसाइड। पूछता हूँ कि बताओ ना भाई, कि उस सब लोग कहते गोदी मीडिया आ गया, उसने करा दिया है, ये सब नफरत भर दी है। तो देखिए, पार्टीशन क्या उस वक्त भर दी थी? मैं बम्बई मीडिया में ने? रहता हूँ, तो मेरे रहते रहते मैं दिल्ली से बम्बई गया था। तो मैं जब पहुंचा 1993 में, उसके पहुंचने के 2 दिन के बाद वहाँ पे 11 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। राइट, वो हिंदू मुस्लिम के ही कारण हुआ था। ताज पे जो अटैक हुआ हिंदू मुस्लिम ही था, कश्मीर में जो हुआ हिंदू मुस्लिम ही था, मोपला में जो हुआ हिंदू मुस्लिम ही था। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, ऐसा एक भी हूँ मैं कानपुर काल पे, वहाँ भी स्थिति यही थी जो कि भोपाल में थी, कोई फ़र्क नहीं था। ऐसा एक भी फ्राइडे का दिन नहीं होता था, जुम्मे का दिन, जिस दिन हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता था। फ्राइडे के दिन हमारे घर वाले हमें स्कूल भेजने से मना कर देते थे कि आज भाई दंगा होगा, ये लोगों को पता होता था। और जो भी आप पुराने ज़माने का उससे पूछ लीजिए, भारत के लगभग हर शहर में जुम्मे के दिन कुछ ना कुछ समस्या होती ही होती थी।
इस देश में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। बीजेपी के आने के बाद उस प्रॉब्लम को खुल के एड्रेस करना लोगों ने चालू किया, और आप उसका नतीजा देखिए कि धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम दंगे जो रोज के हर जुम्मे के थे वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे आने लगे। इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है द बंगाल फाइल्स। जब आप इस इशू को एड्रेस करेंगे तभी तो आप कम्युनल वायलेंस को रोक पाएंगे। आज चलिए अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है ना, ये फिल्म मैंने सुशांत शूट की थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट है, दोनों पास्ट भी है प्रेजेंट भी, और हम देख रहे हैं दोनों हालातों में क्या सिमिलैरिटी है, इसको अध्ययन फिल्म करती है। तो प्रेजेंट था वो कलकत्ता में था, सब सेट लगे थे, चूंकि बंगाल में हमें अलाउ नहीं किया गया शूट करना, तो बम्बई में सेट लगे थे। तो कलकत्ता पुलिस स्टेशन, कलकत्ता के ऊपर पूरा था कि आज की कहानी कलकत्ता में है और पास्ट की भी कलकत्ता में। मैं छोटा सा टोक रहा हूँ, आपको बंगाल में शूट क्यों नहीं करने दिया? हमारा ट्रेलर भी नहीं लॉन्च करने दिया गया। नहीं, ट्रेलर में तो चलिए दिख गया कि क्या है, नहीं है, उनको पसंद नहीं आया। नहीं बस नहीं, परमिशन नहीं मिली, नहीं बस वहाँ पे ऐसे ही राज है, कोई ऑफिशियल रीजन अभी थिएटर में रिलीज नहीं करने दे रहे हैं, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। थिएटर कहते हैं साहब हम करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें यहाँ जिंदा रहना, हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ऐसा है पूरा गेम। कलकत्ता हमारी फिल्म का डायलॉग है, यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, और सत्य है बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। कोई नहीं, आप किस्सा बताइए वो जो बता रहे थे। तो जगह जगह कलकत्ता का सेट लगा हुआ था पूरा। मैं गया 2 दिन पहले, मैंने कहा नहीं इसको चेंज करो यार, ये कलकत्ता लोगों की नज़र में अलग तरह से, इसको मुर्शिदाबाद करो जहाँ पे एक्चुअल डेमोग्राफी चेंज का प्रॉब्लम है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात, लेकिन मेरा असिस्टेंट बोले सर मुर्शिदाबाद सुन के लोग समझेंगे कि ये तो उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। मैंने कहा नहीं करो, इसको नहीं समझेंगे, सब समझ जाएंगे फिल्म देखेंगे तो। 2 दिन पहले किया, और उसमें हम ये दिखा रहे थे कि जैसे डायरेक्ट एक्शन में कैसे ये जेनोसाइड को डिज़ाइन करके पॉलिटिकली किया गया था, आज भी उसी तरह से डिज़ाइन करके राइट्स कराई जाती हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, और इंच बाय इंच डेमोग्राफी चेंज की जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरह से हमने दिखाया है कि कैसे राइट्स होती हैं, क्या राइट्स का स्वरूप होता है, कौन उनके पीछे होता है, जो पूरी राजनीति दिखाई है फिल्म के अंदर। और तो और वो हेडलाइंस भी हमें न्यूज़पेपर आते हैं उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या हुआ, राइट्स हुए, ये वो मुर्शिदाबाद में कैसे हिंदू लोग एक्सोडस करके जा रहे हैं। हूबहू वो चीज़ जो हमने नवंबर दिसंबर 2024 में शूट की थी, फिल्म एडिट हो गई फरवरी में, अप्रैल में एग्जैक्टली वही का वही हो गया। मेरे असिस्टेंट्स कहते हैं सर हमारी हेडलाइंस और वो हेडलाइंस में कोई फ़र्क नहीं है, जो फोटो अभी आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा चले जा रहे हैं, वही हमने शूट किया हुआ है। इस लेवल पे हमने रिसर्च किया है इसको, कि हमें समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ होगा। और अभी मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की नेक्स्ट थ्रेट जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से आएगी, जैसे कश्मीर में आई थी। और जो कश्मीर में हुआ था, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आज से 10, 15, 20 साल बाद वही स्थिति उत्पन्न होगी जो कश्मीर में हुई थी। आपने शुरू में ही कहा था कि हम आगे इस पर बात करेंगे, इसलिए अब मुझे लगता है अब हम उस जगह पर आए जहाँ इसको पैरेलली रख के समझना चाहिए। आपने कहा कि फिल्म में हमने दिखाया कि आज़ादी के पहले बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ वही आज भी बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और बंगाल आज़ाद नहीं हुआ है। अब अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करके बताएं कि उस वक्त जो था और अभी जो था वो कैसे मैच हो रहा है। ओके, तो जब पार्टीशन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने ऐलान किया था कि पार्टीशन इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि बंगाल उनके पास जाए। बंगाल तब सिविलाइजेशन का क्राउन था, एक कल्चरल कैपिटल थी, रेनेसांस हुआ था वहाँ पे, और बहुत रईस स्टेट थी, इंडस्ट्री थी, सब कुछ था। और वो चाहते थे कश्मीर उनके पास आए, ये 2 जगह। तो कश्मीर और बंगाल में उन्होंने कहा था इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। कश्मीर में उसके कारण जो हुआ आपने देखा, क्योंकि उस वक्त की सरकारें जो थी उन्हें ध्यान नहीं दिया। बंगाल में क्या हुआ था कि जो डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ, तो कैसे आप लाखों हिंदुओं को कैसे मारेंगे, संभव थोड़ी है। और मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान टीचर है, क्लर्क है या दुकान चलाता है तो सड़क पे निकल के मारने लगेगा लोगों को। कैसे मारे? मारना आसान बात है, किसी को चाकू डालना, किसी के अंदर गला काटना हर आदमी नहीं कर सकता। तो मैं कभी ही नहीं कह रहा हूँ कि हर मुसलमान सड़क पे उतर आया था, उनका सपोर्ट था, लेकिन काटने का काम कौन करेगा? औरतों को रेप करने का काम कौन करेगा? छोटे बच्चों को उबलते पानी में डाला गया था सुशांत, अगर आपका बच्चा है तो आप महसूस कर सकते हैं। इसके फोटोग्राफ्स हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड है। और ये अंग्रेज लोगों ने डॉक्यूमेंट किया, टाइम, लाइफ मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर्स ने फोटो खींची है, हमने फिल्म में सब दिखाई है फोटोज। हिंदू बच्चों को उबलते पानी, जी, इस तरह का काम किया गया है। औरतों को लटकाया गया खूंटों पे जहाँ बकरे लटकते हैं। एनीवे, तो कैसे काटा मारा जाए इन लोगों को? तो इसलिए सुहरावर्दी जो था
उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन था और काम करता था उनके साथ। अंडरवर्ल्ड सारा मुस्लिम लोग चलाते थे, जैसे बम्बई में चलाते थे वैसे ही वहाँ पे वो लोग चलाते थे। तो उसने ये ठेका जो है अंडरवर्ल्ड को दे दिया, कहा कि भाई तुम लोग तो काटने पीटने में होशियार, तुम मारो इनको, काटो। और जो इनकी मुस्लिम लीग की जो यंग यूथ विंग थी, जिसमें आपके ये मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे, और पुलिस से इनको सारे के सारे औजार और बंदूकें और तलवारें और हसिया ये सब चीज़ें दिलवाई गई, पुलिस ने दी, बंगाल की पुलिस ने। और तब इन लोगों ने लहूलुहान किया, सड़कों की सड़कें कंकाल से भर गई हिंदुओं के, और चील कौए उसको महीनों तक खाते रहे, और जो चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया, जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें भी मार डाला गया। महीनों महीनों वहाँ पे सड़क पे लाशें बिछी रहीं, बदबू आती रही, आकाश पूरा काला हो गया था। ये मैं आपको कोट अनकोट, इसमें पूरी किताब है मेरे पास, इसमें बता सकता हूँ। तो जब आज़ादी मिली हमको, तो कलकत्ता रह गया यहीं वेस्ट बंगाल में जी। तो ये जो गुंडे थे, जो ये मवाली लोग थे, जो ये अंडरवर्ल्ड के लोग थे, इनको लग गया था खून राजनीति का। तो इनको ये समझ में आ गया था कि भाई, और सुहरावर्दी सब पे काम भी कराते थे कि अगर हम इन लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जो काम है अंडरवर्ल्ड का चलता रहेगा, इलीगल काम। तो जब आज़ाद हुए तो जितने के जितने ये लोग थे ऑन मास कांग्रेस ने अपने अंदर भर्ती कर लिए, ये सब कांग्रेस में आ गए। और यहां से शुरू होता है बंगाल में एक्सटॉर्शन का बिजनेस, जिसको टोलाबाज बोलते हैं। आपने नाम सुना है टोलाबाज? पीएम ने अभी कई बार बोला था, बोला है उन्होंने। अच्छा, तो हाँ, ये तो टीएमसी की पूरी गवर्नमेंट उसी से चलती है। तो ये टोलाबाज लोग आ गए, इन्होंने बूथ लेवल पे, गांव लेवल पे, हर लेवल पे आके अपना कब्जा जमाया। ये पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उससे चलती है, इलेक्शन जीते जाते हैं, और बदले में जब वो आती है पार्टी, तो उसके ऑपोजिशन में कोई खड़ा है तो उसको मारते हैं, काटते हैं, धमकाते हैं। बेटियों को सबसे पहला औजार है इनका, बेटियों औरतों को धमका देना, ताकि सब डर के मारे वोट डाल दें। आपने देखा था पंचायत इलेक्शन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था डर के मारे, इस बार जो 2021-22 में जब हुए थे। फिर जब ये हारे और कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो ये सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए। कम्युनिस्ट पार्टी हारी, टीएमसी आई, सारे के सारे टीएमसी पार्टी में आ गए। सिर्फ एक डिफरेंस कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी का जो सबसे बड़ा है, कि टीएमसी को ये लगा कि भाई कम्युनिस्ट कांग्रेस यहाँ रह चुके हैं, बड़ी स्ट्रांग पार्टीज है। ये मेरी एनालिसिस है, कोई ऐसा नहीं कि इस पर लोग आके 100 बातें कहें ये कैसे बोल दिया, है मेरी। तो इसके लिए इन्होंने कहा हमको एक ऐसा लॉयल वोट बैंक बनाना है जो हमारे अलावा किसी को कभी वोट ही ना दे। तो इन्होंने सहारा लिया इलीगल इमिग्रेंट्स का, और उन लोगों को धीरे धीरे फेक वोटर कार्ड्स, आईडीज बना बनू के उनको धीरे धीरे अपने लॉयल वोटर बैंक में कन्वर्ट किया। और जो ये टोलाबाज लोग हैं, आप जानते हो अगर कि कलकत्ता में क्लब कल्चर है, हर मोहल्ले छोटी छोटी जगह में क्लब्स हैं, एक एरिया है उसका अपना एक क्लब है। लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, लोग कोर्ट में नहीं जाते, सारे फैसले वहाँ होते हैं। आपकी ज़मीन है, आपका अगर किराएदार है छोड़ नहीं रहा, तो आप क्लब में जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो आप पिटेंगे। और तो और ये इतना ज़्यादा क्राइम है वो, आप घर बनवा रहे हैं समझिए, तो आपने कहा एक कमरा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, आपको उसके लिए गारा चाहिए, चूना चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, ये क्लब डिसाइड करेगा आप किससे लेंगे। और वो होंगे इनके सप्लायर्स, रूलिंग पार्टी के, क्योंकि और क्लब उसमें कमीशन लेगा। आप कहीं और से खरीद ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। ये बात लोग समझते नहीं। तो ये जो गुंडागर्दी एक्सटॉर्शन का है, ये तब से जिन लोगों ने मारा था अभी चला रहा है, इसलिए बात बात पे किसको मार दें, किसको क्या कर दें, आपको पता नहीं है। चौथी चीज जो तब थी, सुहरावर्दी ने पुलिस को अपने अंडर करके उनसे गुंडागर्दी और कत्लेआम करवाया था। आज एग्जैक्टली वही, उसी तरह से, लगभग डिफरेंस ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड, उसी तरह से पुलिस को यूज किया जा रहा है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं तो खुलेआम बोल सकता हूँ। मेरे वीडियोस तो सारी टीवी चैनल्स में पढ़े। हमने 200 मीडिया वालों को बुलाया था ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, इन लोगों ने उन्हीं के सामने, और इन्हें शर्म भी नहीं कि इतना मीडिया 200 बैठा हुआ है, उन्हीं के सामने इनने गुंडागर्दी करके हमारा ट्रेलर वहाँ पे रुकवा दिया। महिलाओं पे अटैक हुए, फोटोग्राफर जो ये कैमरे वाले जो लोग होते हैं, लड़कियाँ, उन पे अटैक हुए, किसी का कैमरा टूट गया। मैं किस तरह से पल्लवी को ऐसे पकड़ के लेके भागा हूँ, उसके सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने तो अपनी आँखों से देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों में क्या समानता है। और हमने इसीलिए ये सोच समझ के फिल्म में ये मुर्शिदाबाद में राइट्स दिखाई थी कि ये मुझे ऐसी संभावना थी ऐसा होगा, और हमने शूट किया है तब, और ये हुआ उसके 6 महीने बाद। तो बंगाल में अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है,
कई लोगों का ये मानना है कि आप ममता बनर्जी सरकार को टारगेट करने के लिए फिल्म लाए हैं और आप चाहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार गिर जाए, इसलिए फिल्म एक प्रोपेगेंडा के तहत लाई गई है। देखिए, फिल्मों से कोई सरकार ना बनती है, ना बिगड़ती है, ना गिरती है, ये कहने की बातें होती हैं। और अगर मुझे बिल्कुल ऐसा करना होता तो सबसे प्रभावशाली तरीका था कि जनवरी में रिलीज़ करता। अप्रैल में इलेक्शन है तब फरवरी में करता। अभी क्यों करता है इतने पहले? लोग भूल ही जाएंगे फिल्म। अभी एक दिवाली आ जाएगी, उसमें कोई और फिल्में आ जाएंगी, लोग भूल जाएंगे। बिहार इलेक्शन है, उसके रिजल्ट्स आए थे, सब भूल जाएंगे। तमिलनाडु के इलेक्शन आ जाएंगे, क्या लेना? ये ऐसी बहकी बहकी सी बातें, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर अब ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आप क्या हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपको पूरे विश्व में एक भी ऐसा जीव बच्चा नहीं मिलेगा जो अपने होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता। एक भी नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। आपको एक भी ऐसा ब्लैक बच्चा या आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो स्लेवरी के इतिहास को नहीं जानता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं पूरे विश्व के इतिहास में, उनके बच्चे क्या, उनके लोगों तक को ये बात नहीं पता है। किसी को नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है ये बात। तो मुझे ये लगा कि ये सत्य सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और इसका नतीजा ये है कि जब से ये फिल्म का बातचीत चालू हुई है पिछले कुछ एक महीने से, आज मेरे दुश्मन हों, लेफ्टिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, वेस्ट, हर कोई डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में लिख रहा है, समीक्षा कर रहा है, गोपाल मुखर्जी के बारे में लिख रहा है, चुन चुन के निकाल रहा है वहाँ के तथ्य, और ये लोग बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। और फिर करना, कश्मीर का देखिए, लोगों को धुंधला धुंधला पता था, एक आइडिया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं पता था। उसके पहले, हमारी फिल्म आने के पहले, आप देखिए फ्री कश्मीर के नारे कैसे खुलेआम लगा करते थे हर कैंपस में। जब से फिल्म आई है, एक आदमी लगा के बताया फ्री कश्मीर, बाकी लड़के उनको लताड़ देते हैं आके, कहते हैं मजाल कैसे है तुम्हारी, ये करो, तुम पीड़ित लोग हैं वो। एक पीड़ित को देखने का नजरिया अलग होता है। और जब आप उसे मेजॉरिटी की डेफिनेशन दे देते हैं कि हिंदू है ये तो भाई मुस्लिम को मारता ही होगा, ये गलत बात है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन हिंदू को लेकर एक बात कही जाती है, हिंदू कभी एक नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं हिंदू को कुछ भी दिखा दो, कितना इतिहास बता दो, हिंदू जग नहीं सकता। उसके अंदर जो सेक्युलरिज्म के नाम पे इंजेक्शन कई सालों का लगा है, उसका नशा कम नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है, मैं नहीं कह रहा कि हिंदू को अपनी पहचान छुपानी चाहिए, उसमें गर्व करना चाहिए, या आप जो है वो किसी से नफरत करें कि पहले ये हुआ था, ये आपके हिंदू होने की पहचान होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन आपको अपना इतिहास और सच पता होना चाहिए, और आपको लगता है कि अगर हम एक कम्युनिटी के तौर पर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, ये मैं एहसास होना चाहिए। तो क्या ये गलत है? डायरेक्ट एक्शन डे में संगठित हुए तो बच गए, लेकिन लोग कहते हैं अभी नहीं हो रहे संगठित। अभी समस्या ये है कि हमारा इतिहास जो है उसमें मुगलों, इतने से मुगलों ने हम पे कैसे राज किया, हमें बांट के। इतने से अंग्रेजों ने कैसे राज किया, बांट के। हिंदू जो पूरी सोसाइटी है, मेरा विश्लेषण है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ऐसा विश्लेषण है, कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे, कलेक्टिव साइकी जो है हमारी, कलेक्टिव मानसिकता जो है, वो एक डर की है। हम डरते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, मैं आज पहली बार ये बात बता रहा हूँ, आप पता नहीं लोग कैसे नज़रिए से देखेंगे। कश्मीर फाइल्स के वक्त में रटगर्स यूनिवर्सिटी में मेरा एक इवेंट था, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। रटगर्स यूनिवर्सिटी वही है जो वहाँ पे हिंदुओं को गाली दी जाती, वहाँ था। तो लास्ट मिनट पे वो कैंसिल कर दिया गया, तो मुझे ही कैंसिल कर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि इनकी फ़ोटो मोदी जी के साथ है, कैंसिल करो, तो कैंसिल कर दिया गया। तो जो लोग आने वाले थे उन्होंने कहा, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे तो हार नहीं मानेंगे, और ऐसे अगर हम मान गए तो ये तो बार बार किसी का भी कैंसिल करेंगे, तो कहीं भी इकट्ठे, मैंने कहा सामने अगर कोई स्टारबक्स है, कोई कैफ़े, वहाँ पे मिल जाते हैं। पर सामने एक मंदिर था, तो ये सुबह की बात है। तो उन्होंने बोला 3-4 बजे मैं ड्राइव करके जा रहा था, पहुँचूँगा। उस मंदिर में उन्होंने लोगों को बुलाया, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 600-700 लोग आ गए शाम को। खचाखच भरा था, खचाखच, मतलब एक पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था। वहाँ पे हमारा भाषण वाषण हुआ, सब कुछ हुआ। आखिर में सवाल जवाब शुरू हुए। सडनली कोई 2-3 लड़के थे, ऐसे जेब में हाथ डाल के, दाढ़ी आड़ी थी, उन्होंने मुझसे कश्मीर के ऊपर कहना ये चालू कर दिया कि किस तरह से भारत ने उसके ऊपर इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, और किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब तो मैं समझ गया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नाम बताओ, तो उसने खुल के अपना नाम बताया। उन लोगों ने, मुस्लिम लड़के थे 3, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से थे, पाकिस्तानी साइड से। और वो मुझसे बात करते करते आगे आ गए मेरे सामने, खड़े होकर उन 3 लोगों ने
और यहाँ 600-700 हिंदू थे, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग ही डर गए। बाद में फिर मैं लड़ा तो फिर हैकल हैकल किया उनको, फिर सिक्योरिटी आई, पुलिस भी थी, उनको लेके गई। तो जब मैं निकला तो पल्लवी ने मुझसे एक सवाल किया, उसने कहा, विवेक एक बात बताओ, अगर किसी मस्जिद में 600-700 मुस्लिम लोग इकट्ठे हैं, क्या कोई 2 हिंदू लड़के वहां अकेले जाके जो बंदा बोल रहा है उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कर सकते। हम डरते हैं, हमें डर लगता है, हम बातें बहुत करते हैं, और वो इसके पीछे एक साइकी है। इसलिए मैं ये फिल्में बनाता हूं, ये डर हटाने के लिए, कि अपना इतिहास देखो। अगर तुम डरोगे तो वही होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम डर गए थे इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो एक संगठित होने में जो फायदा है, जो उसका एक अलग ही लेवल का फायदा है, उसका फायदा उठाओ, बजाय इसके कि जिंदगी भर कोई और आप बताइए, डेमोग्राफी चेंज इतना खुलेआम होता है बंगाल में, क्यों डरते हैं? क्यों हिंदू लोग जो हैं बंगाल में अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटियों को, बंगाल से बाहर पढ़ने भेजते हैं? हिंदू लोग क्यों भेजते हैं? डरते हैं ना, तभी तो। नहीं, और एक एग्जांपल तो मैं कई बार देता हूँ कि किसी भी चौराहे पर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई लड़की इसलिए नहीं छेड़ी जाती कि वहाँ पर 4 गुंडे थे। वो इसलिए छेड़ी जाती है कि उन 4 गुंडों को कॉन्फिडेंस होता है कि 100 लोग जो खड़े हैं वो चुप रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी बहू बहन बेटी नहीं। वाह, बड़ी अच्छी बात, सही बात बोल रहे हैं। तो वो हिंदू के साथ अगर कुछ होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि करने वाले को ये विश्वास है कि करोड़ों हिंदू भले होंगे, लेकिन इनमें से बहुत चुप बैठेंगे। सही बात। और ये देखिए कई जगह दिखता है, मराठी नहीं बोलो तो अगर पीट रहे हैं आप बिहार के लोगों को, तो बताइए, आप मार तो अपने ही आदमी को रहे हो। सही बात। कन्नड़ा ना बोलने पे अगर आप एक महाराष्ट्रियन को मारे तो मार तो अपने ही लोगों को रहे हो। ये हमें समझना चाहिए, भाषाएं तो सारी हमारी ही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बॉलीवुड में अभी जॉन अब्राहम ने कह दिया कि मैं तो ऐसी फिल्में ना बनाऊं जैसी आप बना रहे हैं, तो भाई क्यों ना बनाओ? आप भी तो अपनी रियलिस्टिक सिनेमा मद्रास कैफे आपने बनाई ना भाई। सही बात। आपके हिसाब से वो सच था, आपने दिखाया। परमाणु दूसरे को लग बनाई, रहा है ये सच है, परमाणु बनाई उन्होंने। परमाणु बनाई। आपको लगता है कि अगर ये सच नहीं है, पब्लिक खुद ही नहीं देखने जाएगी। हाँ, वो ऐसा ही है कि बढ़ई को लोहार का काम नहीं करना चाहिए। जॉन अब्राहम साहब कोई इतिहासकार तो है नहीं, कोई ऐसे पढ़े लिखे कोई बड़े इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन तो है नहीं, कोई थिंकर, चिंतक, लेखक तो है नहीं। तो इन बातों को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए, उनका काम है इस तरह की बातें करना, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देता हूँ। आपको बॉलीवुड में सपोर्ट मिलता है? देखिए, 2 पहलू हैं इसके। एक तो मेरा भी बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। मैं बॉलीवुड से दूर ही भी रहता हूँ, मुझे फिल्मों के लिए सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब भी बॉलीवुड में किसी की फिल्म पे कुछ होता है, सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ उसके लिए, उनकी फ्री स्पीच के लिए लड़ते हुए। जो भी लोग ट्विटर पे या सोशल मीडिया में जानते हैं, अनुराग कश्यप की फिल्म थी उड़ता पंजाब, जब उसको लेके प्रॉब्लम हुआ था, सबसे पहले मैं लड़ाई लड़ने खड़ा हुआ। मेरे साथ अशोक पंडित जी थे। हम लोगों ने ही कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुधीर मिश्रा वगैरह सबको बुलाया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके फेवर में, इसलिए कि भाई आज आप, ये तो फ्री स्पीच तो प्रिंसिपल है, इसका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, लेफ्ट राइट, हिंदू मुस्लिम से। लेकिन आज जब मेरी फिल्म के ऊपर अटैक हो रहा है, मेरे ट्रेलर तक को वहाँ लॉन्च करने से मना किया गया है, आज थिएटर मेरी फिल्म नहीं ले रहे हैं, तो बॉलीवुड का एक भी आदमी खड़े होकर ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है। क्या हाँ, विवेक बेकार आदमी है, नफरत करते हैं, नहीं उसकी फिल्म पसंद है, इस आदमी को बैन कर दो, लेकिन फिल्म को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि मैं भी फिल्मकार हूँ और ये भी फिल्मकार है। वो क्यों नहीं कर रहे आपका सपोर्ट? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये हिंदू जेनोसाइड की फिल्म है और ये करने से उनकी छवि खराब हो जाएगी। बॉलीवुड हिंदुओं को पसंद नहीं करता। कई बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें उठती हैं कि बॉलीवुड जो है वो हिंदुओं के त्योहारों को लेकर उस तरह से नहीं बोलता जैसे बाकी चीज़ों नहीं, में ऐसा नहीं है। क्यों, इंस्टाग्राम में तो खूब पैसा देके सब करवा चौथ की फोटो, दिवाली की, होली की डलवाते ही हैं। पैसे ही देके छपती हैं इंस्टाग्राम में, वरना कैसे छपती हैं? वरना थोड़ी चाहती हैं फोटो। कोई आपको लगता है फ्री में फोटोग्राफर्स आ जाते हैं? एयरपोर्ट जाते हुए जो फोटो है वो सब पैसे देके ही तो छपती हैं। तो आपने अपनी फिल्म में, मैंने प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, उसमें पहली लाइन में जो बच्चा है वो तैमूर है। उसका नाम बच्चे का तैमूर ही क्यों रखा? नहीं, वो एक सिंबॉलिक है, एक क्रिएटिव वो है। अब मैं जानता हूँ कई लोग इसको जोड़ना चाहेंगे सेलिब्रिटी लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में मैंने सुना कई लोगों बच्चे अपना नाम तैमूर रखते हैं। शायद वो लोग वो भी दिखाने के लिए रखते हैं कि देखो हम तैमूर नाम रख सकते हैं। तैमूर एक विध्वंसकारी था, उसने तबाह कर दिया था पूरा का पूरा दिल्ली। एक रात में 1 लाख लोगों को काटा था उसने, और जब वापस गया यहाँ से लूट के महिलाओं को उठा के ले गया, और जब यहाँ से निकला तो रास्ते में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जितने गांव थे, गांव के गांव जला दिए उसने।
इतना बड़ा आतंक उसने भारत में फैलाया था, उस आदमी के नाम यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। यूरोप में तो लॉ है आधे से अधिक कंट्रियों में कि आप हिटलर नाम रखना छोड़िए, हिटलर शब्द मुंह से नहीं निकाल सकते। पोलैंड में आप हिटलर के बारे में ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सही था कि गलत था। एक किसी ने बोला यार हिटलर सच्ची में मारा गया था कि वो कहीं भाग के छुप गया था, जेल चला गया बंदा, लॉ है वहां पे, आप कर ही नहीं सकते। और तो और जर्मनी ने मालूम क्या किया, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो भी बिल्डिंगें, जो चीजें हिटलर की थी, सारी की सारी तोड़ के उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहां पे बगीचा बना दिया। इसलिए उन्होंने कहा अगर ये रहेंगी तो हो सकता है कुछ मूर्ख लोग जाके वहीं पे कहने लगे साहब ये तो हमारा टूम है, हमारा मकबरा है। समझ सकते हैं, ये है इवॉल्व तरीका। और हमारे यहाँ क्या है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिस देश में औरंगजेब रोड नाम है, आप बताइए आज रशिया में लोग अपने किसी बच्चे का नाम स्टालिन नहीं रखते हैं क्योंकि उसने इतने लोगों का खून किया था। वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड्स उसने किए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम स्टालिन है। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनको पता भी नहीं होगा, उनका नाम तो किसी और ने रखा होगा। आप मुझे बताइए कितना बड़ा एक विरोधाभास है इस देश के अंदर। वहां पे सुहरावर्दी, जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, कलकत्ता में सुहरावर्दी एवेन्यू है, हालांकि उनके चाचा जी या भाई जी के नाम पे, लेकिन है तो सुहरावर्दी। जब भी मैं वहां से, जो भी डायरेक्ट एक्शन डे का पीड़ित वहां से निकलता होगा, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये इस देश में कितने लोगों को उसके बारे में पता है? आपकी फिल्म देखेंगे तो शायद पता चलेगा, लेकिन कितनों को उसके बारे में पता है? और तैमूर के बारे में तो पता हाँ, होना चाहिए। तैमूर के बारे नहीं में। पता है तो बड़े अफसोस की बात है, शायद नहीं पता है लोगों नहीं को नहीं इस बारे में। नहीं, अगर आप जेनजी से पूछेंगे तो उनको यही पता है कि तैमूर सैफ अली खान के बेटे का नाम है। हाँ, वो अब गलत उनको है। ये नहीं पता होगा कि तैमूर कौन था, नहीं था, और उन्होंने क्या सोच के रखा मुझे नहीं पता। सैफ अली खान का अपना भाई हजारों हिसाब नाम किताब रखे जाते हैं इस हाँ। देश में, कभी आपने देखा किसी के बच्चे के नाम को लेके कोई विद्रोह करता है? नहीं करता। पर तैमूर नाम रखोगे होगा। कोई औरंगजेब मुझसे मिलने आएगा तो मैं भी 4 बार सोचूंगा भाई क्यों है ये औरंगजेब। गजनी रख दोगे किसी का नाम कल को तुम, कैसे हो सकता है ये? जिन लोगों ने आपकी माँ बहनों को लूटा है, लोगों को कन्वर्ट किया, बल्कि मुस्लिम जो हैं भारत के, उनको ही इसको अपोज करना चाहिए। सबसे अधिक तो कष्ट उन पे बीता है। मुस्लिम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देखते हैं कि उनके दादा परदादाओं को काटा गया, मारा गया, उनकी माँ बहनों का रेप किया गया, उसके बाद वो कन्वर्ट करवाया गया उनको? इस नजर से क्यों नहीं देखते हैं? सबसे अधिक तो वही पीड़ित हैं जो कन्वर्ट हुए। अच्छा हो गए, आपकी गलती नहीं, अब आज जो है उनकी थोड़ी कोई गलती है, लेकिन कम से कम इतनी तो संवेदनशीलता रखिए कि वो नाम ना रखिए जिनने उनको मारा है, काटा है। आप एक तरफ मुसलमानों के हित की भी बात कर रहे हैं, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी फिल्म में डायलॉग है कि जहाँ इनकी आबादी जो है वो 30% बढ़ती है, वहाँ पे जो है डेमोग्राफी चेंज होने लगती है, सारी चीज़ें नहीं, होने- मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो Illegal रही है। और चूंकि इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो बुद्धिस्ट नहीं हैं, क्रिश्चियंस नहीं हैं, वो जनरली मुस्लिम्स हैं। और तो इसलिए इनडायरेक्टली उन्हीं का जिक्र होगा ना भाई। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो मैक्सिको वगैरह से आते हैं तो उनका जिक्र होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ मुस्लिम्स आते हैं, उनका होता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वहाँ पे कलकत्ता में कि ये जो आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, ये इमीडिएटली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें एब्जॉर्व हो जाते हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी को खड़े होकर इसका विद्रोह करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को खड़े होकर टेररिज्म का विद्रोह करना चाहिए भारत में। मुस्लिम कम्युनिटी जो है भारत में रहते हुए, मेरा ऐसा मानना है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको बिल्कुल खड़े होकर कहना चाहिए कि जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ उसके लिए हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं और हम इस टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। आप देखिए उनकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। जो मुस्लिम यहाँ रहते हैं उन्हें वंदे मातरम बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अमेरिका जाके तो सब लोग ऐसे हाथ लगा के अमेरिका का वो गाने लगते हैं, करेक्ट? तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहिए? एक देखिए ये है वंदे मातरम, ये भारत माँ, जिस पे पूरी मेरी फिल्म बेस्ड है, ये भारत माता। ये अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे, उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने किसी कंट्री को ह्यूमनाइज किया था इस पेंटिंग के मार्फत। उन्होंने 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो स्वदेशी वैल्यूज़ अपनी पेंटिंग में लाए और वहाँ से एक नई क्रांति चालू होती है जिसको कहते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ये भारत माता की उन्होंने कल्पना की थी, जिसको पकड़ के भारत का स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ। वंदे मातरम के नारे आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र की किताब से उससे प्रेरित होकर बनाई है, वहाँ से वंदे मातरम का नारा लगा। श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर चालू किया, जिससे ऐसे लेख लिखे कि भारत के सारे युवा जुड़ गए, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने बंगाल को फिर से जोड़ा। फिर 1947 में हुआ। तो जब ये वंदे मातरम
से हम जीते हैं, इसको अपनी माँ मान के, माँ भारती हमने इसको बोला कि ये जो धरती है ये हमारी माँ है, भारत एक माँ है, माँ भारती है, और हम उसकी वंदना, उसका नाम लेके ये युद्ध लड़ते हैं और हम इसको जीतेंगे, जीते भी अपने अपने लेवल पे। तो जब भारत का पार्टीशन हुआ, 10 करोड़ मुसलमानों के लिए जिन्ना ने लड़ाई लड़ी थी, उसका कहना था 10 करोड़ मुसलमान 30 करोड़ हिंदुओं के साथ कैसे रहेंगे। तो लोगों ने समझा सारे 10 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पर जब हमारा बंटवारा हुआ, 4.5 करोड़ मुस्लिमों ने भारत में रहने का निश्चय किया। उनको खुली छूट थी, जहां चाहे जा सकते थे, उनने यहां रहने का निश्चय किया। कहां रहने का निश्चय किया? जो देश वंदे मातरम के नाम से आजाद हुआ था। तो उनका कर्तव्य नहीं बनता है वंदे मातरम बोलना? क्यों मना कर देते हैं वंदे मातरम बोलने से? भाई, इस सभ्यता, इस संस्कृति को आपने स्वीकार किया, तभी तो आप यहां रहे, तो आप क्यों मना करते हैं बोलने से? आपके मुस्लिम दोस्त हैं? बहुत भयंकर, बहुत। मेरी फिल्म में तो आधे से अधिक मुस्लिमों ने काम किया, फर्स्ट एडी मेरा मुस्लिम है। पर यह भी सोचना हर मुस्लिम ऐसा ही है, टेढ़ा, वो भी सही नहीं है। मैं कितने मुस्लिमों को जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मेरी फिल्म में एक्टिंग की है, मेरे दोस्त हैं इतने अच्छे, अभी आ रहे हैं मेरी फिल्म देखने 4 तारीख को, मैंने बुलाया उन लोगों को। पर वो लोग खड़े होते हैं, वो टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को भी सराहा है। सुशांत जी, मैं एक और भ्रम दूर करना चाहता हूँ। मुझे कितने यंग मुस्लिम लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कहते हैं सर कश्मीर फाइल्स बना के आपने बड़ा अच्छा किया। हमारे अब्बू, हमारे भाई और भाईजान और ये चचा जान, ये जो है हमें बहुत डांटते हैं, फिल्म मत देखो। हमने देखी, बात तो आपने बिल्कुल सही करी है, टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि हमारा नाम बदनाम होता है। हम यंग हैं, उन्हें पता नहीं, वो कहते हैं हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बाकी लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, हम वो नहीं है। तो ये नए पढ़े लिखे हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, ये बच्चे बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं मेरे साथ। पर जो उनके चचा जान को नहीं पता चलना चाहिए, अब्बू जान को नहीं पता चलना चाहिए, भाईजान को, कि वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं छुपा छुपा के। बहुत लोग हैं ऐसे, ये गलतफहमी है लोगों की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बॉलीवुड के लोगों को, बॉलीवुड में भी जितने मुस्लिम लोग हैं, उनको खड़े होकर बोलनी चाहिए ये बात कि हाँ भाई, जो कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ गलत था, जो पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल गलत था, जो डायरेक्ट एक्शन में हुआ गलत था। गलत को गलत बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर एक हिंदू चोर पकड़ लिया जाए कहीं, तो क्या मैं उसको कहूँगा नहीं चोर नहीं है? मैं कहूँगा मारो साले को 4 जूते, 2 लठ मारते हो 25 मारो। मुझे कई बार ये भी लगता है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मुसलमान जो है वो एक मुश्त वोट करता है, मुसलमान को जो है वो एक कम्युनिटी के तौर पे सोच के वोट करता है और सारी चीज़ें करता है। तो इसमें मुझे आश्चर्य लगता है कि आप मुसलमान को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो? अगर हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है तो ये हिंदू की प्रॉब्लम है ना। जो एकजुट है उसकी क्या कमी है? आपको देखना होगा कि अगर आप, एक तो चर्चा करते हैं कि 500 साल के संघर्ष के बाद हमको राम मंदिर मिला और 2 महीने बाद आप वो राम मंदिर भूल जाते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई 2002 का दंगा नहीं भूल रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। आप 2 महीने में राम मंदिर भूल गए, आपकी सोच है। आपको अपने अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये 1946 के हिंदू जेनोसाइड के ऊपर है। इसको बैन कौन कर रहा है? बैन करने वाले लोगों का धर्म क्या है? बंगाली हैं, हिंदू हैं, और जो बैन कर रही हैं इसको, उनके परिवार के लोगों ने भी इसमें बलिदान दिया है। ऐसा नहीं ये दर्द और पीड़ा की कहानी उनकी कहानी नहीं है, उन्हीं की तो कहानी है। ये माँ काली की कहानी है ये फिल्म, ये माँ भारती की कहानी है। माँ भारती का रोल पल्लवी जी कर रही हैं, अद्भुत अद्भुत रोल है। पहली बार किसी फिल्म में आप माँ भारती को देखेंगे। माँ भारती की कहानी है, माँ काली की कहानी है, और इन दोनों की आराधना करती हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं के परिवार के बलिदान की कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं चैलेंज करता हूं, इनके खानदान में कम से कम कुछ लोग ना हो जो उसके शिकार ना हुए हों। लेकिन अगर उनकी मजबूरी ना होती वो वोट बैंक, तो आज सबसे पहले वो सैल्यूट करती हैं इस फिल्म को, हाथ पकड़ के कहती हैं विवेक और ये फिल्म मैं दिखाती हूँ। पर मैं तो वही बात कह रहा हूँ विवेक भाई कि अगर वो वोट बैंक अपनी ताकत का एहसास करा पा रहा है 20%, 30% होकर, तो 80% होकर अगर आप अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पा रहे नेताओं को, जिनको वोट के माध्यम से ही चीजें समझ में आती, तो आपकी कमी है। भाई बिल्कुल, कैसे कराएंगे अगर आप मराठी कन्नड़ा को लेकर लड़ रहे हैं? यानी एक मराठी बोलने वाला व्यक्ति एक बिहारी व्यक्ति को मार रहा है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है?
एक हिंदू हिंदू को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो दो हिंदू सभ्यता की भाषाएं बोल रहा है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मेरा तो शर्म से सर झुक जाता है ये सोच के। लेकिन आपके क्रिटिक फिर एक बात ये भी बोलते हैं कि आप सारी फिल्में बीजेपी के एजेंडे के तहत बनाते हैं, आप मणिपुर फाइल्स क्यों नहीं बनाते? अरे भाई लोग, मैं वही ना, मूर्खों का जवाब होता है, महामूर्खों का कोई जवाब नहीं होता। हमारे भोपाल में एक और भी शब्द है, कहते हैं एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख, एकदम बल्लम मूर्ख। तो अब यहाँ नहीं बोलूंगा, लोग समझेंगे, तो बल्लम मूर्खों का कोई जवाब नहीं होता है भाई। एक एक फिल्म मैं बनाता हूँ, 4-4, 5-5 साल का रिसर्च होता है। ये पहले से अनाउंस फिल्में हैं तीनों। 2012 में, तब कोई जानता भी नहीं था कि मोदी जी कौन है या मोदी जी आएंगे, कोई किसी को कल्पना भी नहीं थी। अर्बन नक्सल से बुद्धाइना ट्रैफिक जैम मैंने 2010 में बनाई थी। कहाँ बीजेपी का एजेंडा है वो? बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था 2010 में। 2012 में जब मैंने ये अनाउंस किया, कोई नामो निशान नहीं था। ताशकंद फाइल जब हमने बनाई थी, बीजेपी जीत के भी नहीं आई थी। तो कैसे अर्बन नक्सल्स, वो वर्ड पॉपुलर हो गया बाद में जाके, तो मेरा गुनाह। मैंने पहले, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई देखिए, मेरा एजेंडा देश के बारे में है। भारत की स्वतंत्रता में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उन लोगों की पीड़ा और दर्द की कहानी है। अगर बीजेपी का एजेंडा भी वही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भी अपना एजेंडा वो बना लीजिए। मैं कह रहा हूं, मां भारती की स्तुति में मैंने ये फिल्म बनाई है, ये है मां भारती। आपका एजेंडा क्यों नहीं है मां भारती? भारत माता की जय बोलने में आपको प्रॉब्लम है, तो मतलब आपका एजेंडा फिर हमारा नहीं है। मैं वंदे मातरम बोल रहा हूं अपनी फिल्म में, तो आप भी वंदे मातरम बोल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आपका भी एजेंडा हो जाएगा। भाई आप ही तो अपना एजेंडा तोड़ के कुछ और बना रहे हैं। आप ही तो बीजेपी के हाथ में वो एजेंडा दे रहे हैं कि भाई देशभक्ति और हिंदू कॉज का जो है आपकी जिम्मे है। एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं, ये कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो विडंबना है, आजादी के पहले तक कोई भी किताब विश्व की आप उठा लीजिए, कोई भी, चाहे वो कम्युनिस्ट ने लिखी हो, लेफ्टिस्ट ने लिखी हो, हिंदू महासभा ने लिखी हो, कांग्रेसी ने, किसी ने भी लिखी हो, तब तक दो ही नाम यूज किए जाते थे, हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जिन्ना की सारी स्पीचेस में उसने बोला है कहता है हिंदू कांग्रेस। नेहरू गांधी की हिंदू कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम भारत की माइनॉरिटी हैं, तो कान खोलकर सुन ले हिंदू कांग्रेस, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। और आज मैं बोल रहा था अभी कुछ अपने दोस्तों से कि यार मुस्लिम ही थे, मैंने कहा यार तुम लोग सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करके क्या रोते रहते हो हर समय? तुम मुझसे झगड़ा करने लगे। आज किसी नेता की हिम्मत नहीं है ये बात बोलने की कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, जबकि वो हैं। जिन्ना की हिम्मत थी ये बोलने की, खड़े होके, करेक्ट। तो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोलते थे क्योंकि वो हिंदुओं के लिए लड़ती थी। और आज विडंबना देखिए। तो आपने क्यों कॉज छोड़ा? वो आप पकड़े रहते हो उसको, तो आपके एजेंडा से बन जाता। तो ये एजेंडा, मैं हिंदू हिस्ट्री पे फिल्म बनाता हूं, मैं हिंदू कॉज पे फिल्म बनाता हूं, मैं हिंदुओं के दर्द और उनके गौरव की फिल्म बनाता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे मुस्लिमों से कोई प्रॉब्लम है या मैं वो बना नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे दो में चुनना हो कि दो कहानियां बताने में किसमें मैं परिपक्व हूं और कौन सी मैं अथॉरिटी के साथ बता सकता हूं, जिसके मैं नुआंसेस समझता हूं, तो चूंकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैंने उसको समझा है। मैं मुस्लिम नुआंसेस सोसाइटी के उतने अधिक समझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम बनाए ये फिल्म और कहे विवेक मैंने ये बनाई, आके देखो, मैं उसी नियत से देखने जाऊंगा जिस नियत से मैं ये देखता हूं अपनी। नहीं, और मेरा तो एक प्रश्न ये भी है, 2002 में गुजरात में दंगे हुए, जो आपने कहा कि भाई अब जाके साबरमती एक्सप्रेस अब जाके आई है, जी, ठीक है। उस 2002 के दंगों में मुसलमानों के साथ क्या हुआ था, इस पे तो कई फिल्में आ गई, बहुत आई है, किसी ने कितनी नहीं डॉक्यूमेंट्रीज बनी किसी ने है। नहीं पूछा कि क्यों बनाते हो, इससे नहीं। तो जख्म जो है वो हरे होंगे। नहीं। लेकिन 2002 के दंगे होने के पहले कोई साबरमती एक्सप्रेस हुई थी, वो बनने के लिए 23 साल लग गए। और तो और आप ये देखिए, कश्मीर पे सुशांत जी जितनी फिल्में बनी है, इतनी किसी और स्टेट पे नहीं बनी है। रोजा मणिरत्नम साहब की फिल्म है, हैदर विशाल भारद्वाज साहब की फिल्म है, बीच में विनोद चोपड़ा की मिशन कश्मीर है। सब ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, किसी में ऋतिक रोशन है, किसी में आमिर खान है, किसी में शाहरुख खान है, दिल से में बड़े बड़े एक्टरों ने इसमें काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, और इनमें से कई फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन ये सारी फिल्में 1985 से 90 के बीच की हैं। कहीं पे पंडित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया इन फिल्मों में, और सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करती हैं। कभी किसी ने आपत्ति करी? वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है टेररिस्ट इसलिए बन जाता है कि उसके साथ कुछ ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ उसका शोषण हुआ है। तो दलित लोग नहीं बनते टेररिस्ट, महिलाएं तो नहीं बनती हैं टेररिस्ट, और शोषण तो उनका भी हुआ है। गरीब आदमी का होता है, वो तो नहीं बन जाता है टेररिस्ट। आप ही क्यों बन जाते हैं? इस पर किसी ने सवाल तक नहीं उठाया।
फिल्मों ने उनका महिमा मंडन किया, उनकी तारीफ की, ग्लोरीफाई किया, एक सिंपैथी क्रिएट की टेररिस्ट लोगों को। और कश्मीर में इस डाउट पे सारी फिल्में बना दी कि हाँ, कश्मीर का जो मसला है वो उलझा हुआ है, उसमें मुस्लिमों का हक है या और नहीं। सिर्फ फिल्मों ने नहीं की, पत्रकारों ने की कि किताबों भाई ने की। बुरहान वानी अगर मारा गया या कोई टेररिस्ट मारा गया तो उसके पिताजी, किसी के भी, मैं अभी एग्जैक्टली नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाई उस फलाने आतंकवादी के पिताजी स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर थे जी। और फलाने के साथ ऐसा हो गया था कि किसी ने थप्पड़ मार दिया था तो इसलिए जो है बेटे के अंदर गुस्सा था तो वो टेररिस्ट बन। अरे भाई ये क्या बात हुई? अरे कोई बाप को थप्पड़ मार देगा तो टेररिस्ट बन जाओगे? एक बड़ी फेमस पत्रकार हैं बरखा दत्त जी, उनका तो वीडियो है, मैंने अपनी फिल्म में उसको चेंज करके एज अ मैन दिखाया, ट्रांसलेट करके। उन्होंने खड़े होके जब पंडितों को मार के वहाँ से भगाया गया तो उन्होंने बोला ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि भाई ये लोग सरकारी, इनको नौकरियां मिली हुई थी और ये बहुत पढ़े लिखे थे और ये समृद्ध लोग थे और वो मुसलमान गरीब थे और ये उनका शोषण करते थे, इसलिए ये ऐसा हुआ है। ये कोई बात में बात हुई? शोषण हुआ तो तुम 5 लाख महिलाओं का रेप कर दोगे, मार डालोगे, 50 टुकड़े कर दोगे और उसको जेल में फेंक दोगे, और एक पत्रकार भारत की खड़े होकर ऐसा बोल रही है। बड़ा अफसोस की बात है ये। इसीलिए मैंने अपनी फिल्म में दिखाया मुझे कि, और मैं देखिए अगर मेरा निशाना वो होती तो मैं एक महिला को खड़ा करके बनाता, मैंने एक आदमी को खड़ा किया इसलिए ताकि उन पे फोकस नहीं, पर एक पत्रकार ये कह रहा है। नहीं, पर आज भी कह रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर जामिया में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, एक लड़के ने जो है वो बंदूक तान हाँ ली थी, हाँ, तो उसका जो प्रोफाइल था, फेसबुक प्रोफाइल, उसमें मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, बट उसका कुछ था राम भक्त ऐसे करके उसने लिखा हुआ था। अच्छा, तो हेडलाइंस छपी, राम भक्त फलाने ने ऐसा कर दिया। बताइए। क्यों भाई राम भक्त क्यों लिखना चाहिए? आप लिखते कि फलाने ने ऐसा कर दिया। हम्म, और यही गोरखपुर में एक मुस्लिम लड़के ने वहाँ पे हथियार इस तरह से लहरा दिया था गोरखपुर मंदिर के पास में, और बाद में वो अरेस्ट भी हो गया, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो जो भी चीज़ है। उसकी हेडलाइन क्या छपी कि एक बड़ी संस्था के एक्स स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया। कहा है भाई उसका नाम लिखने में दिक्कत है। सी, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है जो मुझे कई बार अंदर से कचोटती है, मैं अपनी इंडस्ट्री में भी देखता हूँ, कि आप लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। जब आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं कहता हूं कि ये आप सही कह रहे हो कि एक दौर आया इस देश में जब पहली बार हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं तो सिर्फ मुसलमान मुसलमान होता था, हिंदू की तो बात ही नहीं होती थी। हिंदू मुसलमान जब आप करते हो तो हिंदू भी तराजू पे है, मुसलमान भी तराजू पे। हिंदू को तो आपने तराजू से उठा के नीचे फेंका हुआ था। हिंदू मुसलमान बोलना कम्युनल नहीं होता है। हिंदू की भी बात है, हिंदू गलत करे तो बताओ हिंदू गलत किया है, इसमें क्या है? अरे मैं अभी अमेरिका से आया हूँ पिछले हफ्ते, वहाँ 24 घंटे ब्लैक एंड व्हाइट चलता रहता है, तो वहाँ तो कोई ये नहीं बोलता है कि भाई ये क्या चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि समस्या है, बात होती है, उसमें होनी भी चाहिए। आपको याद होगा विवेक भाई, बीच में एक तस्वीर आई थी दिल्ली में, कहीं पे मुसलमान लोग जो है वो सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, एक पुलिस वाले ने एक को लात मार दी। हाँ हुआ था ऐसा, है ना? हाँ। भाई सड़क पे नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, ठीक है, आप इस पे बहस कर सकते हो, लेकिन कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, आप उसको लात क्यों मार रहे हो? बतौर हिंदू मैंने उसका विरोध किया कि भाई मुसलमान है, अपना नमाज पढ़ रहा है, तुमको दिक्कत लग रही थी, नमाज कंप्लीट होने के बाद तुम उस पर कोई कानूनी एक्शन ले लेते कि तुमने ऐसा क्यों किया। थाने ले जाते, थाने ले जाते, कुछ भी कर, नमाज पढ़ते के बीच में तुम कैसे लात मार दोगे? सही बात। तो एज ए हिंदू मैं लड़ रहा हूं ना उस बात के लिए जो मुझे लग रहा है गलत है, लेकिन इकोसिस्टम ऐसा है कि फिल्म हो, मीडिया हो, हर जगह वो बहुत सेलेक्टिवली करते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। ये लेकिन आप फिल्में बना देते हैं, थोड़ा कलेजा मजबूत है आपका। हाँ। इस फिल्म को लोगों को क्यों देखना जाना चाहिए आखिर में, जरूर ये बताइए, क्या क्या हासिल करेंगे लोग और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, लोग इस फिल्म से क्या लेके जाए? आपने थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा मुझसे सवाल, किसी ने, कई पत्रकारों के पास गया हूँ, किसी ने पूछा नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपना इतिहास जानना अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के बराबर है। जो इतिहास नहीं जानते उनका भविष्य हमेशा डांवाडोल रहता है। भारत में आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम चल रहा है इसलिए क्योंकि हमें अपना भूत नहीं पता है। एक बार भूत पता चलेगा तो आप अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को ठीक करने की चेष्टा कर सकते हैं, इसलिए ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, हिंदू विक्टिमहुड जो है, हिंदू विक्टिम था या नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न दुनिया में उठता रहता है। मैं पूरा विश्व में घूमता हूँ, नहीं, हिंदूज कभी विक्टिम नहीं थे, उन्होंने ही विक्टिमाइज किया मुस्लिमों को। ये जो पूरा जो नैरेटिव है इसको पलटना आवश्यक है, और जो सत्य है सामने आ जाए, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो गलत हूँ, लेकिन नैरेटिव का दूसरा पहलू आना ज़रूरी है। तो इसलिए भारत की जो आज़ादी कैसे मिली, वो तिरंगा फहरा के नहीं मिली है। भारत को जो आज़ादी जो ब्रिटेन ने जो दी है, वो
खून से भीगी हुई सड़कों को देखने के बाद मिली है। इसके पीछे खून खराबा है, इसके पीछे जेनोसाइड है। और किसका जेनोसाइड है? हिंदुओं का जेनोसाइड है। हिंदुओं की लाशें बिछी हैं, तब भारत को आज़ादी मिली है। ये जो हम नेहरू जी की स्पीच चलाते हैं ना हर बार, कि वो उनकी बड़ी फेमस स्पीच जो रात को उनने की थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये दिखा दिखा के ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा था और हमने फतेह की। ऐसा नहीं है। गांधी जी आज़ादी के वक्त नोआखली में थे और गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था जब भारत को आज़ादी मिल रही है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। मरने के पहले गांधी जी बहुत बड़ा सत्य बोल के गए। ये सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। हमारे हीरोज कौन है हमें पहचानना चाहिए, हमारे विलन्स कौन है पहचानना चाहिए। और ये फिल्म जब आप देखेंगे आपको शत्रु बोध होगा, आपको समझ में आएगा शत्रु कौन होता है। और शत्रु का पूर्ण विनाश जब तक नहीं होता है तब तक वो शत्रु आपको चैन से जीने नहीं देता है। ये बात लोगों को समझ में, फेस ऑफ इविल बोलते हैं स्टोरी टेलिंग में, वो फेस ऑफ इविल लोगों को समझ में आएगा। और फेस ऑफ इविल से कोई गलत ना समझ ले इस बात को कि मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ या क्रिश्चियंस की कर रहा हूँ या बुद्धिस्ट, मैं किसी कौम मजहब की नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस ऑफ इविल की बात कर रहा हूँ। संदेश खाली में जो हुआ था, फेस ऑफ इविल शाहजहां शेख था। मेरे साथ जो हुआ हमारे ट्रेलर के साथ, उसका फेस ऑफ इविल सरकार और उसकी पुलिस थी। आपको फेस ऑफ इविल जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक उस राक्षस को आप दफन नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, इससे एक बात आपको समझ में आएगी कि राम राज्य स्थापित करने के पहले रावण का वध करना आवश्यक है। और रावण हमेशा बुराई का प्रतीक है, Of किसी course. एक का नहीं। वो वाला ब्राह्मण विद्वान रावण नहीं, रावण प्रतीकात्मक। यस यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि बंगाल फाइल्स ज़रूर देखने जाइए। आपको पसंद आए ना पसंद आए वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। फिल्म में सच है नहीं है भाई, आज की डेट में गूगल है, आप उसको फिल्म को देखिए, फिर आके खुद अपनी रिसर्च कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ हाँ, दिखा रहे हैं जो बिल्कुल, आरोप लग रहा है। आप बिल्कुल। आइए देखिए, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। मैं भी जाऊंगा देखने तो पता चलेगा आपने जो कहा और जो दिखाया वो कितना क्या सत्य के करीब है। लेकिन एटलीस्ट जाके देखिए ताकि आपको पता तो चले कि इतना हंगामा हो क्यों रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ दिखा दी है जिसको न देखा जाए, इसका प्रयास हो रहा है। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप फिल्म देखकर आते हैं तो इस पॉडकास्ट पे कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, ताकि हम लोग भी हाँ, पढ़ें। कमेंट जरूर लिखिए, मैं खुद पढ़ूंगा इस बार, मैं देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।